वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो भाई मेरे सारे क्लास 11 वाले भाई बहनों, आज से आप लोगों की हिस्ट्री शुरू हो रही है। मैं हूं सिमरन सहानी, आपकी दीदी, और मैं अपने चैनल पे क्लास 11 का हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ह्यूमैनिटीज का हर सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। ओके, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये हमारी क्लास 11 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। अब आपको मैं ये समझा रही हूँ, अब हमारा अभी तक आप सोशल साइंस पढ़ते हुए आ रहे थे, अब आप आ गए हो रियल हिस्ट्री के ऊपर। यहाँ से हिस्ट्री को हम बहुत पिछले ज़मानों में जाके पढ़ेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम से। ठीक है, कुछ बच्चों को हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखिए तुम्हें डर लग जाता है, यार इतना बड़ा चैप्टर मैं कभी कंप्लीट ही कैसे कर पाऊंगा। बट अगर आप गाइस इस चैनल पर आ गए हो तो तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 2 घंटे की 1.5 घंटे की जो वीडियो होगी ना, तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि 2 घंटे में तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके होगे। मुझे नहीं पता 10th में तुमने कब कब कितने समय में वो चैप्टर्स को कंप्लीट करा था। अगर एक क्लास मेरी हिस्ट्री की तुमने पढ़ ली ना, हिस्ट्री विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम टुडे, एंड एक एक चैप्टर की लाइनें तुम्हारे दिमाग में बस चुकी होंगी। ठीक है, तो मेरे साथ जब पढ़े हो तो हिस्ट्री बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है, एंड दिस विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। चैनल पे हर क्लास आपकी लाइव रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और फ्री में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं। तो ह्यूमैनिटीज फैमिली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, जिससे कि हर क्लास की आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। मैं हूं आपकी सिमरन सहानी दीदी, जो आपके क्लास 11th के अंदर और क्लास 12 के अंदर ह्यूमैनिटीज का टॉपर जरूर बनवा देंगे। ओके, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपना नाम बता दो आज पहली हिस्ट्री की क्लास के अंदर कि आपके पास हिस्ट्री है, जिससे मुझे 12 तक पता होगा तुम सब जा रहे हो 12 तक। ठीक है, तो नाम बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में और हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है राइटिंग। राइटिंग मतलब होता है लिखना, और सिटी लाइफ मतलब क्या, शहर का कल्चर। तो आज आप जानोगे, देखो अब कितना सारा हमें लिखना पड़ता है, पेपर में इतना लिखना पड़ता है, स्कूल में कॉपियां बनाते लिखना पड़ता है, हर जगह लिखावट होती है। कोई एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी लिखा हुआ है, मैं अपनी यूट्यूब वीडियो का टाइटल भी डाल रही हूँ उसमें भी लिखा हुआ है। तुम घर से बाहर निकलते हुए जाते हो और मम्मी ने कहा 5 चीजें खरीद के ले आओ, तो तुम एक पेपर पे लिख लोगे ये लेके जाना है। तो राइटिंग, लिखना, उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है सोसाइटी के अंदर, समझ सकते हो ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आज आपको ये बताया जाएगा भाई राइटिंग शुरू कैसे हुई। कभी सोचते हो, जैसे आजकल हम सोचते हैं भाई मोबाइल फोन आ गए, उठा के किसी को कॉल कर लो, फिर ये फेसबुक, इंस्टाग्राम आए, नए इन्वेंशन हुए, अब हमारा चैट जीपीटी आ गया, प्यार से AI आ गए हैं, वो इतने बड़े बड़े इन्वेंशन हो गए। बट द रियल इन्वेंशंस वर दीज गाइस, जिसने लिखना, भाई सोचा है कभी ये A किसने बैठ के बनाया होगा, किसके दिमाग में आया होगा एक B बनाते हैं, एक C बनाते हैं, एक क ख ग बनाते हैं, कभी सोचा है? मैं अगर कभी ये सोचने चली जाती हूँ तो मेरा तो दिमाग घूम जाता है, भाई कौन बैठ के लिख रहा था। तो आज आप यही जानोगे कि राइटिंग कैसे शुरू हुई, कौन सी जगह थी पूरे वर्ल्ड की जहां से लिखना शुरू हुआ, और दूसरा शहर का कल्चर। ठीक है, जैसे पहले जमानों में हमें सोच के लगता है ना, अरे गाँव ही होते होंगे, वो शहर वाले थोड़ी होते होंगे, सब्जी उगाते होंगे, खाते होंगे, मछली निकालते होंगे और खा लेते होंगे। नहीं जी, शहरी कल्चर कैसे डेवलप हुआ। आजकल इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ है गाइस, इंडिया में मुंबई ले लो आप, और बाकी हमारे इंडिया की जितनी सिटीज़ मान लो, वहाँ दुबई देख लो आप पूरा का पूरा, और न्यूयॉर्क सिटी, आजकल की सिटीज़ देखी है। आज आपको पता चलेगा ये सिटी लाइफ जहाँ पे इतना काम धाम होता है, ये सड़कों पे ट्रैफिक चल रहा है, ये सब, ये शुरू कैसे हुआ था। सिटी लाइफ कैसे शुरू हुई थी, दोनों चीज़ें आपको पता चलेगी। सोसाइटी की नींव कैसे रखी गई थी, ये आज आप इस चैप्टर में जानोगे, एंड यहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज आपको इस चैप्टर में पता है कहाँ, किस जगह के बारे में बताया जाएगा, मेसोपोटामिया के बारे में बताया जाएगा। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। अब ये मेसोपोटामिया का है। अब मैं ना आपको इस चैप्टर के बीच में बहुत सारी चीज़ों को कमेंट करने को कहूँगी। अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो, रट्टाफिकेशन नहीं करना चाहते हो, तो बस एक कष्ट करो, कमेंट सेक्शन को ऊपर करो और जो जो मैं कहूँगी कमेंट करते रहना। तो सबसे पहले व्हाट इज मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया एक जगह का नाम है जो प्रेजेंट डे इराक है ना, इराक कंट्री पता है, इराक, हाँ, वही पहले जमाने में मेसोपोटामिया कहलाती थी। एंड ये वर्ल्ड की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक है। तुम्हें पता है वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस कौन सी है, मतलब बहुत पुराने बसे हुए लोग। एक तुम कहोगे इजिप्ट तो हम सबको पता है, पिरामिड वगैरह वो हमें दिख जाते हैं। एक इजिप्ट थी, एक ये मेसोपोटामिया की थी, एक ग्रीस की थी, और एक हमारे इंडिया की हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सब सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। तो आज हम कौन सी वाली पढ़ रहे हैं इनमें से, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का है प्रेजेंट डे इराक को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। और मेसोपोटामिया ऐसा नाम क्यों है इसका, तो इसके नाम में भी एक बहुत ही प्यारा सा मीनिंग छुपा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है द लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स, यानी कि मेसोपोटामिया मतलब है एक जगह, एक लैंड, एक पीस ऑफ एरिया जो 2 रिवर्स के बीच में बहता हुआ जाता है, मतलब 2 रिवर्स के बीच में है। अब वो कौन सी 2 रिवर्स है, एक है टिग्रिस रिवर, एक है यूफ्रेट्स रिवर। चलिए लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, एक है टिग्रिस रिवर और दूसरी कौन सी रिवर है, यूफ्रेट्स रिवर। ये दोनों रिवर्स के नाम लिखो। यही रिवर्स को आप पूरे चैप्टर में पढ़ोगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी प्रेजेंट डे इराक यहीं पे है, ये देखो, ये जा रही है यूफ्रेट्स रिवर और ये जा रही है टिग्रिस रिवर। यहाँ बीच में इस एरिया को हम मेसोपोटामिया कहते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे शहर का कल्चर डेवलप हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रिवर थी। जो भी पुरानी हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो नदी के किनारे ही बसी हुई है, क्योंकि नदी से अच्छी मिट्टी आती है जिससे खेती होगी, नदी में से ही आप जो है
खेती का पानी लोगे और नदी से बोट लगा के नदी के अंदर आप ट्रेड भी कर सकते हो। तो इसलिए हर कोई जो पुरानी सिविलाइजेशन है, जैसे इजिप्ट सिविलाइजेशन नाइल नदी के किनारे पे थी, हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन आप पढ़ोगे इंडस रिवर के बराबर में थी, तो ये थी 2 रिवर्स के बराबर में। तो अब याद हो गया। अब अगर आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ोगे ना, तो तुम जब लाइन को रीड करोगे तुम्हें कुछ मुश्किल लगेगा ही नहीं। मेरे चैप्टर जैसे मेरे दिमाग में यूँ हिंदी में पूरी एक एक लाइन बसी हुई है, मुझे पीछे देखने की भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यूँ ही पढ़ा दूँ। ऐसे आपको पूरा चैप्टर दिमाग में ना ऐसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जैसे पोयम लर्न होती है ना, वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो सिटी लाइफ जो है मेसोपोटामिया में शुरू हुई थी। एंड मेसोपोटामिया क्या है? लैंड बिटवीन द यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेसोपोटामिया। ठीक है, अब एक होमवर्क है तुम्हारा, ये मेसो और जो पोटामिया वर्ड है ये ना जैसे कौन सी भाषा से लिया गया है। कुछ होते हैं ग्रीक से लिए गए हो, कुछ वो लैटिन से लिए गए हो, आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है। बट ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें मुझे बताना है मेसोस का मीनिंग क्या होता है, पोटामोस का मीनिंग क्या और ये कौन सी भाषा से लिया गया। नहीं आ रहा होगा तो मैं पिन कमेंट में आंसर लगा दूंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, तो मेसो मतलब वैसे होता है मेसोपोटामिया क्या है? 2 नदियों के बीच की जगह। अब ये जो है वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब मेसोपोटामिया इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? सबसे फेमस है ये पुरानी सिविलाइजेशन में से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी, यहाँ पढ़ाई लिखाई का कल्चर डेवलप हुआ था, और यहाँ पे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जो हम मैथ्स आजकल करते हैं, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। इन्होंने मैथ्स शुरू करी, एस्ट्रोनॉमी, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को शुरू करा। येस, बीइंग एन इंडियन हमें जो है अभी बहुत रिसर्चेस चल रही हैं गाइस, आगे चल के देखा जाएगा क्या होता है, बट अभी तक जो है यही है कि एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स यहाँ से डेवलप हुई थी। ठीक है, चलो अब आगे अगर बात करूं मैं आपको, तो इनका जो राइटिंग सिस्टम है, मैंने आपको कहा ना लिखना पढ़ना, जो आप आज लिख रहे हो उसकी शुरुआत भी इसी शहर से हुई थी, यहीं इसी किंगडम से हुई थी, यहीं मेसोपोटामिया से लिखना पढ़ने की भी शुरुआत हुई थी। और ये फिर धीरे धीरे आगे जगह पे गई। इनकी तरह जैसे इन्होंने लिखा, वैसे इजिप्ट के लोगों ने इनको कॉपी करके लिखना शुरू कर दिया। जो इजिप्ट के बड़े बड़े फेरोआज होते थे ना, फेरोआ कौन? वो जो पिरामिड में बाद में मम्मी बना के सो जाते हैं अपने, वो सीरिया, टर्की, आफ्टर 2000 BC हर जगह पे इनकी तरह लोग लिखने पढ़ने का स्टाइल अपना कॉपी करने लगते हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं करा कि बड़े ऐसे रिजर्व हो गए कि खुद लिखना आ गया तो लोगों को नहीं सिखाया। नो, दे शेयर्ड, इन्होंने सबके साथ शेयर करा। ठीक है, अब बात करते हैं किंगडम्स ऑफ मेसोपोटामिया की। जैसे अगर मैं बोलूँ इंडिया के किंगडम्स के बारे में बताओ, तो तुम बता दोगे मौर्यन एम्पायर है हमारे यहाँ, हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में सुना है, हमारे इंडिया में मुगल एम्पायर भी आया था रूल करने के लिए। ये कुछ एम्पायर ऐसे होते हैं ना कि राजा उसकी प्रजा है, इसे हम किंगडम कहते हैं। तो मेसोपोटामिया में क्या किंगडम्स थे ये सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के जो शुरुआती किंगडम्स है उनका नाम है सुमेर। सबसे पहला किंगडम जो मेसोपोटामिया में एस्टैब्लिश हुआ था उसका नाम है सुमेर किंगडम। ठीक है, मैं एक फोटो लगा रही हूँ, आप यहाँ पे देख लो सुमेर किंगडम को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्टार्ट हुआ था उसका नाम है अकड़। ठीक है, दूसरा किंगडम जो हुआ था उसका नाम है अकड़। ठीक है, अब इनकी जो टाइमलाइन है वो आपको बुक में नहीं दे रखी है, क्योंकि इनकी टाइमलाइन ना आज तक मतलब बिल्कुल क्लियरली नहीं पता कि कौन से साल में ये, कौन से साल तक ये रही थी। बट फिर भी मैं एक फोटो लगा रही हूँ, यहाँ पे देखो, फॉर अ रफ आइडिया आपको पता हो कि पहले सुमेर आया था, फिर हमारा अकड़ आया था। ठीक है, तो ये दोनों साउथ सेक्शन में, जो साउथ वाला एरिया था मेसोपोटामिया का, वहां पे हुए थे। ये देखो साउथ साइड में दिख गया सुमेर, अब ये वाली फोटो में देखो अकड़ दिख गया। ये है हमारे क्या मेसोपोटामिया के सदर्न किंगडम्स। पहले सुमेर किंगडम हुआ था, फिर कुछ समय बाद अकेडियन किंगडम आ जाता है, एंड आफ्टर 2000 BCE, अब 2000 BCE के बाद में एक नया किंगडम यहाँ पे स्टैब्लिश होता है जिसका नाम है बेबीलोनिया। ठीक है, जो ये बेबीलोन देख रहे हो आप, यहीं पे था बेबीलोनिया। ठीक है, रियल फोटो भी लगा देती हूँ मैं बेबीलोनिया की, ये है बेबीलोनिया। ठीक है, देन फ्रॉम 1100 BCE, 1100 BCE से एक और किंगडम यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ जिसका नाम था असीरियन, और ये हुआ था नॉर्थ साइड में। इसके भी आप फोटो देख सकते हो, ये है असीरियन किंगडम और ये हुआ था हमारा नॉर्थ साइड में स्टैब्लिश। ठीक है, तो पहले अब लर्न करते हैं। सबसे पहले आया सुमेर किंगडम, लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, हमें टाइम नहीं लर्न करना, थैंक गॉड, इतनी डेट एंड इवेंट बढ़ जाती वरना हमारी। उसके बाद कौन सा आया? अकड़ किंगडम, ये दोनों भी साउथ में ही थे। फिर आया बेबीलोनिया। ठीक है, फिर आया हमारा नॉर्थ साइड में असीरियन। ठीक है, ये किंगडम्स हमारे आते रहे। अब मैं आपको थोड़ी सी BCE, CE ये जो जितनी भी हमारी नंबर लाइन होती है ये समझा देती हूँ। अब मैं आपको थोड़ी सी BCE, CE ये जो जितनी भी हमारी नंबर लाइन होती है ये समझा देती हूँ। जैसे मैंने कहा ना 2000 BCE में बेबीलोन आया, बेबीलोनिया किंगडम आया, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपको BCE शायद से समझ में ना आ रहा हो, तो आज समझ लो, 12th तक याद रखना। तो देखो आप गाइस, सपोज करो ये हमारी नंबर लाइन, आपको ना 6th-7th क्लास में इतना तो याद होगा कि हम एक चीज़ पढ़ते थे कि एक होता है बिफोर क्राइस्ट जिसको हम कहते हैं BC। ठीक है, और एक होता है एनो डोमिनी यानी कि आफ्टर गॉड, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की बात। यहाँ पे हम लिखते थे बर्थ ऑफ क्राइस्ट, याद है आपको?
हम ऐसे लर्न करते थे, ये होता था, एक होता था BC और एक होता था AD। अगर मैं आज के समय की बात करूँ, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है गाइस 2025 AD, क्योंकि अब हम अब तो जीसस क्राइस्ट का जन्म हो चुका ना, हम तो उसके आगे की पीढ़ी हैं। तो अभी क्या चल रहा है 2025 AD। हम जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं वो और पहले का है, वो जीसस क्राइस्ट के भी जन्म से पहले का है। हम बात कर रहे हैं 2000 BC की, और हम बात कर रहे हैं ये 1100 BC की। अब यहाँ पे BC की जगह BCE क्यों लिखा है, ये E कहाँ से आ गया? तो BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट और BCE की फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन एरा। तो क्योंकि ये जो है जैसे जीसस क्राइस्ट, तो ये जो क्रिश्चियंस के गॉड है ना, तो ऐसा करने के लिए कि हर कोई इस वाली टाइमलाइन से रिलेट कर पाए, ठीक है, कि हम हिंदू हो या कोई भी कितने भी रिलीजन के लोग हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड इसको और ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए, तो अब हिस्टोरियंस ने बिफोर क्राइस्ट के साथ में एक और हमें क्राइटेरिया दे दिया कि हम इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। तो बिफोर कॉमन एरा कौन सा वाला पीरियड है? जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले वाला जो पीरियड है वो सारा बिफोर कॉमन एरा है, और बाद वाले को हम कहते हैं कॉमन एरा। तो आज के समय पे हम किस में रह रहे हैं? हम 2025 कॉमन एरा में रह रहे हैं, CE में रह रहे हैं। और ये कब की बात हो रही है? ये देखो, पीछे आते रहो, यहाँ नंबर लाइन से पीछे आते रहो। ये हम बात कर रहे हैं 2000 BCE की, इतने पुराने ज़माने की हम बात कर रहे हैं। तब ये सारे किंगडम्स एस्टैब्लिश हुए थे। सुमेर किंगडम, ये देखना फोटो जो मैंने तुम्हें दिखाई थी, सुमेर तो और पुराने ज़माने का था। तो इस तरीके से आई होप अब आपको थोड़ी सी नंबर लाइन भी समझ में आ गई होगी, BCE एंड CE। तो ये कितने पुराने ज़माने की बातें हैं, देख लो। और अब जब तुम देखोगे कि ये कितने एडवांस थे, तो तुम हक्के पक्के हो जाओगे कि यार इन्होंने क्या क्या करा था। अब बात करते हैं लैंग्वेजेस की, कि किस भाषा में ये लोग बात करते थे। तो पहली लैंग्वेज जो बोली जाती थी उसका नाम था सुमेरियन। सुमेरियन क्यों? क्योंकि सुमेर किंगडम की लैंग्वेज थी, तो इसका नाम रखा गया सुमेरियन, ठीक है। अब सुमेरियन को जो है रिप्लेस कर दिया था अकेडियन लैंग्वेज ने बाय द 2400 BCE। क्यों करा रिप्लेस? क्योंकि मैंने आपको कहा ना एक और किंगडम आ गया था अकड़, तो अकड़ वालों ने अपनी भाषा बना ली अकेडियन। जो अकेडियन भाषा थी ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चली यहाँ मेसोपोटामिया में, ठीक है। कब तक चली? 2400 BC तक। तो ये 1 मार्कर है, जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में। तो जो 1 मार्कर आएगा वो मैं अभी लिखवा दूंगी, तो मैं बाद में लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकेडियन अलेक्जेंडर के टाइम तक, अलेक्जेंडर सिकंदर नाम तो सुना ही होगा, उसके टाइम तक अकेडियन भाषा चलती रही थी, ठीक है। थोड़े थोड़े चेंजेस हुए थे बट चलती रही थी। अब ये जो है उसके बाद यहाँ पे एक और भाषा आती है जिसका नाम है एरेमिक, ठीक है, आरेमिक भाषा, ठीक है। अभी आपको याद है 11th में आपका एक चैप्टर होगा वो वाला द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसमें वो आराम एंड मुराद है, ठीक है। वो लोग भी कहीं ना कहीं ये वाली भाषा की बात कर रहे थे, अरेमिक भाषा की। तो आज के समय की अगर प्रेजेंट डे इराक की बात करें तो इराक में एक लैंग्वेज बोली जाती है हिब्रू, ठीक है, वो इस अरेमिक से मिलती जुलती ही है, ठीक है। तो ये कुछ लैंग्वेजेस के बारे में आपको याद रखना है। पहली लैंग्वेज कौन सी थी? सुमेरियन। दूसरी लैंग्वेज कौन सी थी? अकेडियन। अकेडियन बहुत लंबे समय तक चली, 2400 BCE तक से रिप्लेस हो गई थी, ठीक है। अकेडियन ने रिप्लेस करा था सुमेरियन को 2400 BC में, और चली ये कब तक? देखो इस टाइम तक, अलेक्जेंडर के एरा तक। फिर आया अरेमिक भाषा जो आज के टाइम की हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है, और इसे नहीं कहेंगे मिलती जुलती है, हिब्रू उससे मिलती जुलती होगी, ठीक है। तो ये कुछ भाषा का हमें समझ में आ गया, यहाँ के लोग इस भाषा में बात करते थे। अब हमें मेसोपोटामिया के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा शहर का कल्चर यहाँ डेवलप हुआ, लिखना पढ़ना इन्होंने शुरू करा, कैसे पता चला? कोई क्या गया था पास्ट के अंदर टाइम मशीन लेके पता लगाने के लिए? नहीं ना। तुम कहोगे दीदी खुदाई उदाई करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट पहुंच जाते हैं धरती में खुदाई करते हैं और वहाँ से कभी चम्मच और पता नहीं पॉटरी और कभी बर्तन पता नहीं क्या क्या निकालते हैं और पता लगा लेते हैं। येस, बट कौन कराता है खुदाई? जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में तो ब्रिटिशर्स ने कराई थी, ब्रिटिश रूल में। यहाँ किसने कराई थी? तो यहाँ भी इन्हीं अंग्रेज़ों ने ही कराई थी। एग्जैकवेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में, हिस्टोरिकल लैंग्वेज में। खुदाई नहीं बोलेंगे, थोड़े मेच्योर हो जाओ। तो एग्जैकवेशन जो है 1840 में शुरू हुई थी यहाँ पे इराक के अंदर, मेसोपोटामिया के अंदर, 2 शहरों के अंदर शुरू होती है, उरुक में और मरी में। और पता है आपको कितने समय तक चलती है? दसियों सालों तक चलती रहती है, डेकेड्स तक, 10 20 30 साल तक, मतलब कि चलती ही रहती है। ये जो मेसोपोटामिया है ये एक ऐसा किंगडम है, इस यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्जैकवेशन, सबसे ज़्यादा खुदाई यहीं हुई है, सबसे ज़्यादा हमें इनकी हिस्ट्री का ही पता है। जैसे इजिप्ट वालों की भी पता है बट इनकी तो और ज़्यादा पता है, क्योंकि जितने भी अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाके खुदाई करी है। अब इनकी जो खुदाई हुई तो उस खुदाई में से हमें क्या क्या निकल कर आया बाहर, जल्दी से अब ये लिखना शुरू कर दो। इनकी खुदाई से क्या क्या निकल के आया, जहाँ से हमने इनके बारे में पता लगाया कि अच्छा ये इस टाइप के लोग थे। तो व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, या आपका सोर्सेज जो आर्कियोलॉजी से हमें पता चला ऐसा था मेसोपोटामिया, तो सोर्सेज क्या क्या थी? तो 100 ऑफ मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स मिली, सीधा बिल्डिंग निकल के आ गई, ठीक है। और स्टैचूज मिले,
ऑर्नामेंट्स मिले, ग्रेव्स यानी कि कब्र मिली लोगों की, टूल्स मिले, सील्स मिली। सील्स क्या होती है, अभी जब 12th में आओगे ना, ये सील पे तो पूरा पूरा चैप्टर पढ़ोगे आप हड़प्पा वाला। एक छोटे से ऐसा पत्थर सा होता है, उसमें कुछ नकाशी हो रखी होती है, जैसे आजकल नहीं होते स्टैम्प, उस टाइप के। एंड देन मिलते हैं द वर्ल्ड फेमस, आप कह सकते हो, मेसोपोटामिया के टैबलेट। जैसे आजकल हमारा आईपैड है ना, और वो सैमसंग का टैबलेट और जितने भी हमारे टैबलेट्स होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही टैबलेट ये लोग यूज़ करते थे, बट हाँ वो डिजिटल नहीं होते थे। ये लोग क्या करते थे, अब लिखना है, जैसे तुम्हारी कॉपी है, इन्होंने लिखना शुरू करता ना, तो यही टैबलेट्स के ऊपर, ये जो नाम हमने लिया है ना टैबलेट, अपने शायद इसी से लिया होगा। आजकल जैसे हम अपने वो टैबलेट को टैबलेट कहते हैं, वो यहाँ से चुराया होगा, मुझे तो लगता है हमने। तो टैबलेट क्या है बेसिकली, अब लिखना था तो कॉपी तो थी नहीं, पेपर तो था नहीं, तो इन लोगों ने क्या करा, गीली मिट्टी होती थी, गीली मिट्टी को एक स्क्वायर शेप में, जैसा आईपैड होता है ना जितना, उसमें मोल्ड कर देते थे। और जब वो गीली होती थी तो एक नोकीली सा पेड़ की जो है एक डंडी लेते थे, उसको आगे से शार्प कर देते थे पेंसिल की तरह, और उससे लिख दिया करते थे। जब वो सूख जाता था तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाता था जैसे आपने कुछ उस पर देखो, फोटो दिखाती हूँ ना तुम्हारे को, इतनी फोटोज तो लगाई है इसलिए तो लगाई, ये देखो ऐसा सा हो जाता था। ये देखो, ये गीली मिट्टी पर लिख दिया, ये इनकी लैंग्वेज है और हम इनकी लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। देखो ये देखो, ये देखो, ये रही। तो ये इस टाइप से टैबलेट बनाते थे। तो इतनी टैबलेट मिली है हमें, तुम सोच भी नहीं सकते। एंड थैंक गॉड, लकीली बात ये है कि हमें इनकी ये भाषा पढ़नी आती है, मतलब ये जो इस पे ये लिखा हुआ है, ये हिस्टोरियंस को पढ़ना आता है, उन्हें पता है इस पे क्या लिखा गया है, तभी हम इनके बारे में सब कुछ पता लगा पा रहे हैं। जब तुम 12th में आओगे और इंडिया के हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा सुन के कि हमें हमारी भाषा अभी तक समझ नहीं आई है, वो इतनी रेयर है। ठीक है, चलो, तो ये इनकी सोर्सेज हो गई। क्या क्या हुई सोर्सेज दोबारा लिख दो। बिल्डिंग निकली, स्टैचू निकले, ऑर्नामेंट निकले, ग्रेव निकले, टूल निकले, सील्स निकले, टैबलेट निकले। तो भाई मैं वीडियो के अंदर ही आपको चैप्टर लर्न भी करवा दूंगी, ठीक है। तो जो वीडियो की लेंथ होगी शायद 15-20 मिनट की फालतू हो जाएगी। मैं अपने व्यूज़ के चक्कर में तुम्हारे को छोटी सी वीडियो बना के कि हाँ भाई बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, छोटी सी वीडियो उस पर चैप्टर समझ में आ गया। सॉरी, ये तुम्हारी सिमरन दीदी नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने चंद व्यूज़ से, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से बैठ के पढ़ो, क्योंकि अगर एक क्लास ले ली है, तुम्हें कोई पैक खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई गाइड खरीदने की जरूरत नहीं है। वन लेक्चर यू अटेंड फ्रॉम माय चैनल, दिस विल बी इन योर हेड लाइफ टाइम के लिए। और नोट्स तुम्हें फ्री में मिल रहे हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी से, लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके मुझे फॉलो करो। हर नोट्स आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री नहीं, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, ऑब्वियसली क्लास 12 की ईच एंड एवरीथिंग। सो गो एंड फॉलो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, अभी शुरू में ये है चैप्टर के, वाई वॉज मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट टू यूरोपियंस। मैंने कहा ना अंग्रेज लोग गए थे सारे के सारे, ये तो अरब वर्ल्ड में है ना, इराक कहाँ है, अरेबिक वर्ल्ड में है। यहाँ अंग्रेज लोग क्यों पहुंच रहे थे भैया एग्जैक्टिवेशन करने, इनको क्या शौक चढ़ गया था कि भैया अरेबिक वर्ल्ड जहाँ मुस्लिम कंट्री है वहाँ जाके ये क्यों जाके एग्जैक्टिवेशन कर रहे थे। तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो हमारे क्रिश्चियंस हैं, और आपको यूरोपियन यूरोप में ऑब्वियसली इतने सारे क्रिश्चियंस रहते हैं, तो उनको जो है, जो ओल्ड टेस्टामेंट है ना, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में है, ठीक है, उसमें जो है उनको जो है एक मेंशन मिला एक शहर का जिसका नाम है शिमार। और शिमार मतलब होता है सुमेर एज अ लैंड ऑफ ब्रिक सिटीज, ठीक है। तो उसमें उनको एक नाम मिला जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जिसमें एक जगह का नाम लिखा है शिमार। और शिमार मतलब होता है सुमेर। और सुमेर पता है क्या है, जो ये सुमेर किंगडम इस्टेब्लिश, सुमेर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो पकी हुई मिट्टी से बनी हुई है, पकी हुई मिट्टी के ईंटों से बनी हुई है। क्योंकि इन्होंने जब अपने शहर बनाए थे तो इन्होंने कच्ची मिट्टी के ईंटों के नहीं बनाए थे, बिल्कुल पकी हुई ईंटें, जैसे आजकल हमारे भट्टी की ईंटें होते हैं ना, भट्टे होते हैं जो ईंटों के, उस टाइप के गोल्डन ब्राउन के ईंटों के इनका शहर होता था। तो इसीलिए जो है जब उन्होंने पढ़ा यार हमारे इसमें शिमार लिखा है और वो उधर हमें पता लग रहा है सुमेर है, वहाँ पे भी ऐसे ही ब्रिक वाली जगह ही है, तो ये सारे पहुंच गए हमारे यूरोपियंस यहाँ पे मेसोपोटामिया में कि पता चल जाए हमारे को कहीं हमारे पूर्वजों का इससे कोई लिंक तो नहीं था, ठीक है। तो इसलिए उन्हें लग रहा था कि ये उनका एंसेस्ट्रल लैंड है, पूर्वज मैंने बोला ना, तो एग्जैक्टली वही, तो उन्हें लग रहा था ये इनका एंसेस्ट्रल लैंड है और ये पता नहीं 20-30-40 सालों तक यहीं पड़े रहे और यहाँ पे एग्जैक्टिवेशन करके हमारे हिस्ट्री निकालते रहे और तुम्हारा चैप्टर बनाते रहे बढ़िया सा, ठीक है। अब 1873 में क्या होता है, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर होता है, वो बहुत सारा पैसा लगाता है और ऑर्डर देता है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर टैबलेट ढूंढनी है। कौन सी टैबलेट ढूंढ के लानी है, वो कहता है भाई तुम्हें एक टैबलेट वो ढूंढ के लानी है जिसमें नोहा के आर्क की स्टोरी गिवन हो। नोहाज आर्क पता है आपको, नोहाज आर्क देखो क्या हुआ था, क्रिश्चियनिटी में भी ये माना जाता है, इनफैक्ट हमारे हिंदू कल्चर में भी ये बिलीव है, मतलब है, बिलीव नहीं है ये चीज़, ठीक है। और जो है इनके मेसोपोटामिया में भी है क्या कि एक टाइम ऐसा हुआ था जब भगवान जी को लगा कि दुनिया में ना बहुत बहुत बुरा हो चुका है, बहुत बुरे कर्म हो रहे हैं, जो एक बार जो है दुनिया को हमें वाइप आउट करना पड़ा, जैसे हम कहते हैं ना कलयुग आएगा, तो वो बहुत पुराने ज़माने की, बहुत पहले की डूम्सडे की बात है ये, कि एक बार की बात है जब भगवान जी को लगा कि अब नई सभ्यता धरती को नया बनाने की ज़रूरत है। तो एक बहुत ही नोबल आदमी था जिसका नाम था नोहा, उन्होंने नोहा को कहा, भगवान जी नोहा को ट्रस्ट करते थे कि तुम एक
आर्क बनाओ, यानी कि एक शिप बनाओ बड़ा सा, ठीक है, और जो है उसके ऊपर हर एनिमल का 2-2 जोड़ा जो है वो रख लो, कुछ खेती करने के, कुछ नहीं, सारे खेती करने के जो बीज है वो रख लो, और अपनी फैमिली को लेकर तुम उस शिप पे बैठ जाओ। फिर एक बहुत बड़ा प्रलय आएगा, जल प्रलय, मतलब कि फ्लड आएगी जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी कि हर इंसान मर जाएगा। बट नोहा उनके आर्क में, यानी कि उनके जो शिप में सारे एनिमल्स थे, उनकी फैमिली और वो जो बीज है वो सुरक्षित रहेंगे, जिससे आफ्टर द फ्लड, प्रलय आने के बाद वो एक नया जीवन शुरू करेंगे। हमारे इंडिया में भी ऐसी ही हमारी है। यहाँ पे हमारे जो थे, जिनका अगर मैं आपको नाम बताऊँ, जैसे वहाँ पे नोहा है तो हमारे में थे मनु, ठीक है, उनको जो है विष्णु जी ने जो है बताया था, जो उनका मत्स्य अवतार था ना, उन्होंने उन्हें कहा था कि आप ऐसे शिप बनाओ, और तब मनु ने ऐसे करा था, और ऐसा कहा जाता है कि हम उन्हीं के आगे के वंशज है, ठीक है। तभी हमें मानव कहते हैं ना, तो हम मनु से ही निकला है। क्या बोलते हैं हमको, ह्यूमंस को हिंदी में क्या कहते हैं, मानव कहते हैं ना, वो उसी से निकलता है, मनु के बच्चे, ठीक है। तो ऐसे ही नोहा के आर्क की थी, तो इनको लगा भाई तुम ढूंढो, तुम्हें कोई टैबलेट यहाँ पे मिलेगी नोहा के आर्क वाली, क्योंकि इनके यहाँ पे भी मेसोपोटामिया में भी नोहा के आर्क वाली स्टोरी फेमस थी। और इनके आगे जो नोहा थे उनको कहा जाता था जिजुद, बोल भी नहीं पा रही हूँ, जियुसूद्रा, या फिर आप कह सकते हो उतना पिस्टम। तो ये दोनों वर्ड्स देखो, इनके यहाँ के जो नोहा थे उनको 2 नाम से बोला जाता है, जियुसूद्रा या फिर उतना पिस्टम। तो इनके यहाँ भी ये स्टोरी थी जल प्रलय आने वाली, तो उन्होंने कहा ढूंढो, बट बहुत समय इन्होंने ढूंढा, कुछ मिला नहीं, तो उसके बाद उन्होंने गिव अप कर दिया। उन्होंने सोचा जरूरी नहीं है कि जो भी लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट में वो सब सच हो, चलिए, इसलिए जो है यूरोपियंस ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्जैक्टिवेशन करी थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रॉपर मेसोपोटामिया में। अब ये हमें पता चल गया कि ये सब यूरोपियंस का किया धरा है, जो हमें मेसोपोटामिया के बारे में इतनी सारी नॉलेज है। चलो अब मेसोपोटामिया को रियल में पढ़ेंगे हम, कैसा था, जो इराक है आज के समय की कंट्री, वो कैसी थी। चलो सबसे पहले बात आती है हमारी, इराक में बहुत सारे टाइप के लैंडस्केप है, डेजर्ट भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मार्क करते रहो, जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पे जो है ग्रीन प्लेन्स है, यानी कि घासवास है, ट्रीज हैं, बहुत सारी नदियां हैं, और बहुत सारी रेनफॉल भी होती है। तो इस एरिया के अंदर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था 7000-6000 BCE के अंदर, यानी कि बहुत समय से इस एरिया में, ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है यहाँ पे, ये देखो जो ये वाला डायरेक्शन है हमारा, यहाँ पे ये देखो, ये जो ये आपको ग्रीन ग्रीन हो रहा है ना, इस वाले डायरेक्शन में खेती शुरू से थी। जो नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट नहीं, जो प्रॉपर नॉर्थ है, यहाँ पे जो था ये वाला रीजन था स्टेपी, एंड यहाँ पे जो है ज़्यादा खेती नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पे एनिमल हर्डिंग होती थी। ये सिंपल आपको लर्निंग करने का ही है, ठीक है। यहाँ पे एनिमल हर्डिंग होती थी, क्योंकि यहाँ पे जो है फार्मिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकती थी, बट जब सर्दियों में बारिश आती थी तो बारिश के बाद में घास उग जाती थी, तो इनकी शीप गोट जो होती थी वो घास खाती थी, और उससे ये लोग जो है उन्हें डोमेस्टिकेट करके और उनको ही कंज्यूम करते थे। ईस्ट की अगर हम बात करें, जो ईस्ट साइड है, ये हमारे मेसोपोटामिया का जो ईस्ट की तरफ है, यहाँ पे कौन सी नदी बह रही थी, ईस्ट साइड में बह रही थी टिग्रिस नदी। तो ये जो है इससे इनको मदद मिल जाती थी, और यहाँ पे माउंटेन्स थे। अगर सदर्न रीजन की हम बात करें तो ये साउथ, पता है आपको, साउथ रीजन में इनका आता है डेजर्ट। ये देखो जहाँ पे ये उरुक देख रहे हो आप लिखा हुआ, ये है इनका साउथ मेसोपोटामिया का, एंड ये रीजन प्रैक्टिकली एक डेजर्ट रीजन है, बट इनकी जो पहली शहर बना वो इस डेजर्ट में बना था। अब आप ये सोचो कि यार हम लोग तो कहते हैं जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वहाँ तो लोग रह ही नहीं सकते, वहाँ तो पानी ही नहीं आता, ये कैसे डेजर्ट में इन्होंने शहर बना दिया, ये खेती करते थे डेजर्ट में, हाउ इज इट पॉसिबल। तो इसलिए वो पॉसिबल होता था क्योंकि ये जो दोनों नदियाँ हैं ना, ये जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी है, आप ये देखो, ये ना बहती हुई ऐसे आती थी, और जैसे ही ये डेजर्ट की मिट्टी में एंटर करती थी, जितनी भी ये दोनों रिवर हैं, तो क्योंकि जो डेजर्ट की सॉइल होती है ना वो काफ़ी हल्की होती है और लूज होती है, तो उसमें क्रैक्स आ जाते थे, ठीक है। ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये जो डेजर्ट की, ये या यूफ्रेट्स रिवर या टिग्रिस रिवर कहाँ आके रुकेगी, यहाँ आके रुकेगी ना, इस जगह पे, ये इनका डेजर्ट था। अब जैसे ये आके रुकती थी तो पहले तो ऐसे ऐसे यूँ मुड़ जाती थी, कोई डेजर्ट के इस कोने में से निकल गई, इस कोने में से निकल गई, तो अलग अलग नदियों की नहरें से बन के इनके पास आ जाती थी। और जब ये नदी इतनी ऊपर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, देखो चलती हुई नदी यहाँ से आ रही है, देखो ये मरी से निकली, ये बेबीलोन से निकली, ये यहाँ से जब नदी चलते हुए आ रही है तो नदी अपने साथ ऊपर से लाती है सबसे बढ़िया वाली मिट्टी, जिसे ह्यूमस कहते हैं हम, जिसमें सिल्ट होता है, जिसमें सबसे बढ़िया खेती होती है। जैसे हमारी गंगा नदी है, यहाँ यूपी में, पंजाब में, बिहार में और ये हरियाणा में सबसे अच्छी फार्मिंग क्यों होती है, क्योंकि गंगा नदी अच्छी मिट्टी लेकर आती है ऊपर पहाड़ों से। तो इनके साथ भी यही हो रहा था, ये पहाड़ों से सबसे अच्छी मिट्टी कहाँ आती थी, ये डेजर्ट वाले एरिया में। दैट्स वाई ये एक ऐसी कंट्री बनी, इराक ही मेसोपोटामिया, जहाँ पे डेजर्ट में भी फार्मिंग हो रही थी। तो इन्होंने यहाँ से डेजर्ट की मिट्टी उठाई, यहाँ पे फार्मिंग करी, और यहाँ पे अपने बड़े बड़े शहर बनाए, जिनका नाम कुछ का उरुक है, उर है, जिनके बारे में आप बाय द एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ने वाले हो। तो इसीलिए ये एक ऐसा शहर बना जहाँ डेजर्ट में भी शहर
बन पाए, एक ऐसा किंगडम बना। यही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है जो मैं आपको सारा बता चुकी हूँ। अब आपको ये सारे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एनसीईआरटी को आपको टच भी करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से पढ़ोगे सब समझ में आपको आ जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी करवाऊंगी मैं आपको रीड, बट तब आपको वो हलवा लग रही होगी, बिल्कुल स्मूथ लाइक बटर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब हाउ वॉज एग्रीकल्चर पॉसिबल इन सदर्न मेसोपोटामिया, तो ये मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। देखो जो बात मैंने तुम्हारे को 3 लाइन में समझा दी है वो यहाँ बुक में इतने सारे वर्ड्स में लिखी हुई है, बट अब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। देखो तो डेजर्ट इसलिए सपोर्ट कर पा रही थी सिटी बिकॉज ऑफ द रिवर्स। कौन सी रिवर? यूफ्रेट्स रिवर एंड टिग्रिस रिवर, जो नदर्न माउंटेन्स में से आ रही थी, वहां नॉर्थ माउंटेन्स में से आ रही थी, और लेकर क्या आ रही थी अपने साथ में? लोड्स ऑफ सिल्ट। सिल्ट मतलब होता है फाइन मड। और जैसे ही यूफ्रेट्स डेजर्ट में आती थी, क्योंकि डेजर्ट की मिट्टी इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, तो ये नदी डेजर्ट पे एंटर करी तो एक इधर को निकल गई, एक इधर को निकल गई, एक ऐसे निकल गई, एक ऐसे निकल गई, तो यहाँ पे भी एक शहर बसा दिया, यहाँ पे भी बसा दिया, यहाँ पे भी बसा दिया, यहाँ पे भी बसा दिया। इसलिए ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इतनी बड़ी हो पाई, ठीक है। दीज चैनल फ्लड देयर बैंक्स, ये चैनल जो बनते थे यहाँ से पानी आ जाया करता था और ये इरिगेशन कैनाल की तरह काम करते थे। यहाँ पे भी एक खेत बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा, और इन खेतों पर फिर ये वीट, बार्ले, पीस, लेंटिल सब उगाते थे। अनाज की तो इन पर भरमार थी, अनाज ही अनाज था इनके पास में, कोई कमी नहीं थी इनके पास अनाज की। ऑफ ऑल द एंशिएंट सिस्टम, रोमन एम्पायर से भी ज्यादा, भी थीम 3 में आप पढ़ोगे, चैप्टर 3 में रोमन एम्पायर के बारे में, ये जो साउथ मेसोपोटामिया का एग्रीकल्चर था, अनाज था, वो सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा ये करते थे, ठीक है जी। चलो अब खाली एग्रीकल्चर ही नहीं था इनके पास, ये तो दोनों हाथों में लड्डू थे इनके। एग्रीकल्चर के अलावा मैंने आपको नॉर्थ एरियन का बताया, जहाँ पे जो है ये फार्मिंग नहीं करते थे, बट वहाँ पे शीप गोट वगैरह बहुत होती थी, तो वहाँ से इनके पास शीप गोट भी थी। तो और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन के अंदर इनके यहाँ पे माउंटेन के स्लोप्स थे, तो वहाँ पे माउंटेन में भी ये लोग फार्मिंग कर लेते थे, तो भाई इनके लिए तो बहुत ही अच्छा था। और ईस्ट में, जहाँ मैंने आपको ईस्ट में बताया, इनके यहाँ पे ये टिग्रिस रिवर बह रही थी, ईस्ट में दिखाया ना आपको, कौन सी रिवर थी? देखो ये पढ़ो, यहाँ पे ईस्ट में टिग्रिस रिवर बह रही है, यहाँ से मछली आ जाती थी। तो जितने भी एरियाज थे हर जगह लोग रह पा रहे थे, खाने की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे भी फार्मिंग हो जाती थी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में जानवर हो जाते थे, ईस्ट में मछली आ जाती थी, साउथ में तो बढ़िया फार्मिंग कर ही रहे थे ये डेजर्ट से। यही चीज़ आपको इसमें बता रखी है, हाउ वॉज एग्रीकल्चर पॉसिबल इन सदर्न मेसोपोटामिया। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो मैं ये लिख देना है बस, दैट्स इट। चलिए अब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एंड ब्रॉन्ज एज, ये छोटे से आपको एक बॉक्स में गिवन है बुक के अंदर, बट मैं तो बॉक्सेस भी लीव नहीं कराती हूँ। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जब इनकी चल रही थी, उस समय में ब्रॉन्ज की भी डिस्कवरी हो गई थी, और इन्होंने ब्रॉन्ज जो होता है उसको भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। ब्रॉन्ज को क्या कहते हैं हिंदी में, जल्दी से ये भी आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ठीक है। तो ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, ये सब ये लोग यूज़ करने लगे थे। किस किस चीज़ों में यूज़ करते थे? कारपेंट्री में, यानी कि जब कारपेंट्री करनी होती थी तो उसके जो टूल्स बनते थे, ड्रिलिंग बीड्स में जो टूल्स बनाने में ये लोग कॉपर का यूज़ करते थे, स्टोन की सील्स के कार्वर कॉपर को यूज़ करते थे, और जो है टिन को और ब्रॉन्ज को। स्टोन स्टील कार्वर क्या होते हैं ना, जैसे ये लोग लिखते थे, सील्स बनाते थे। तो जैसे ये पेन है ना, पेन कुछ डिवाइस चाहिए होगा ना, कोई ऐसे नका हथौड़ा है, आप देखते हो, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप दीवार पे एक मूर्ति बनाने वाले के पास में किस टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, एक हथौड़ी होती है, एक छेनी होती है, अलग अलग टाइप के टूल्स और ड्रिल्स होते हैं ना, तो उन्हें बनाने के लिए ये कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन यूज़ करते थे, ठीक है। और शेल कट करने के लिए, एंड स्पेशली जो वो होते थे भाले होते थे ना इनके वेपन्स, अब ये बहुत चालू हो गए थे, इन्होंने वेपन्स में भी ब्रॉन्ज की टिप लगानी शुरू कर दी कि भाई दुश्मन तो मर ही जाएगा उसके बाद। ये देखो ये होता है ना, ये वेपन जैसे ये इसकी ये नोकीली टिप है, इसमें ब्रॉन्ज लगाना इन्होंने शुरू कर दिया था। अब आता है टॉपिक नंबर 2, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। आगे सिंप्लीफाइड एंड क्लियर वे में मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये लोग तो बस फार्मिंग ही करते हैं, इनका तो फार्मिंग से ही सब कुछ हो जाता होगा, बट नहीं, ये जो मेसोपोटामिया के लोग थे और इनके राजा थे, दे वर वेरी एम्बिशियस, दे वर ये थे कि भाई खाना बनना बनाओ खा लो, नहीं। ये मेसोपोटामिया में सिटी लाइफ कैसे शुरू हुई, गाँव ही रहता नहीं, सिटी लाइफ इन्होंने बनवानी शुरू करवाई, ठीक है। अब जो सिटी होती है, शहर जो है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे शहर बने, शहर सिर्फ वो जगह नहीं है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ठीक है। शहर कौन से होते हैं? बेसिकली कहा जाता है शहर वो है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट शहर वो जगह होती है जहाँ पे जो है इकोनॉमी चलती है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होता, एग्रीकल्चर के अलावा लोग ट्रेड भी करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है तो कोई सर्विस सेक्टर में होता है। जैसे अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव में मेनली क्या है, अनाज फार्मर उगा रहे हैं, देयर आर मेनली सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ज़्यादातर गांव की इकोनॉमी इतनी ही रहती है। बट जैसे ही आप शहर में आओगे, शहर में इंडस्ट्री भी है, शहर में ट्रांसपोर्टर भी है जो ट्रांसपोर्ट चला रहा है, शहर में जो है सिनेमा हॉल भी ज़्यादा है, शहर में हॉस्पिटल भी ज़्यादा है, शहर में स्कूल भी ज़्यादा है, तो शहर में ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है, खरीदना, बाजार है, देखो कितने लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं बाजार जाके, तो शहर बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू गाँव। तो इन्होंने शहरों को भी अपना डेवलप करना शुरू हुआ था। ये मेसोपोटामिया ही था जहाँ से शहरी कल्चर डेवलप
डेवलप होता है, क्योंकि इनके पास अनाज की तो कोई कमी नहीं थी, वो तो इनके पास था। अब इन्हें अपने लाइफस्टाइल को अप करना था, इसलिए इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से इन्होंने बड़ी बड़ी सिटीज़ बनानी शुरू करी, बिल्डिंग बनाई और वहाँ रहे, और धीरे धीरे ट्रेड करना, ये सब करना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो शहर होता है, यानी कि अगर आपको शहर में रहना है, आपको सिटी की इंपॉर्टेंस बता रखी है इसमें। शहर में हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। जैसे फार्मर जो है ना, गाँव में जो फार्मर्स है वो चाहे तो सब काम खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, बिग लैंडलॉर्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट इनिशियल स्टेजेस की अगर बात करूँ तो एक गाँव का जो फार्मर होता था यहाँ पे, वो सब काम खुद कर लेगा, अपनी खेत की जो है फसल भी खुद बो देगा, काट भी खुद लेगा, मार्केट में जाके बेच भी खुद देगा, और अगर जो है अपने घर के लिए खाना बना के उसे खा भी लेगा, उसको वो सेल्फ सफिशिएंट है। बट अगर शहर की अगर बात करो तो शहर में सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आपको बुक में एग्जाम्पल दे रखा है एक सील कार्वर का। सील क्या होती है? एक पत्थर होता है, उस पर स्टैम्प सा बना होता है, कुछ फोटो लगा दूंगी, आप बुक में खुद देखो, मेसोपोटामिया की सील। अब ये जो सील है इस पर कुछ लिखा हुआ है, ऐसे देख रहे हो, गड़ा हुआ है। इसे करने के लिए आपको एक नोकीला सा टूल चाहिए। अब वो टूल किसका बनता है? कॉपर का। तो जो सील बनाने वाला है उसको लिखना आता है सील के ऊपर, बट उसको टूल बनाना तो नहीं आता ना, तो वो टूल वाले को फ़ोन करेगा, फ़ोन नहीं मतलब ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट करेगा जैसे भी, कि मुझे टूल दे। अब टूल वाले को टूल बनाना आता है, बट उसको पता तो नहीं ब्रॉन्ज और कॉपर कहाँ से लाएगा, तो वो एक जने के पास जाएगा जो उसे ब्रॉन्ज और कॉपर देगा जिससे वो टूल बना पाए। तो शहर में हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड होता है। दैट्स वाई जो है शहर के अंदर क्या होता है, एवरीवन डू देयर स्पेशलाइज्ड वर्क, और डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर, हर कोई हर काम खुद नहीं करता है, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड होता है। सेम गोज हेयर। आज के समय की अगर बात करो, अगर आप लोगों को डॉक्टर पे जाना है तो वो काम डॉक्टर ही करेगा, टीचर पे आना है तो वो काम टीचर ही करेंगे, ठीक है, और नाई पे जाना है तो वाला काम नाई ही करेगा ना। एग्जैक्टली दिस शहर तब बनता है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर शहर में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शहर में ज़्यादा काम होते हैं। शहर में आटे की चक्की भी है, तो शहर में बड़ा सा आप कह सकते हो कि मॉल भी होगा आज के समय पे। और उस जमाने की बात करो तो ये चीज़ें चलती थी, नेकलेसेस बनते थे, ठीक है, ये लोग नेकलेस पहनते थे बीड्स के बने हुए। तो वो बीड वाले को नेकलेस जब बनाना है तो उसे बीड भी चाहिए, बीड बनाने के लिए टूल भी चाहिए, उसके लिए वो टूल वाले पे जाएगा, टूल वाला कहेगा मुझे कॉपर चाहिए जिससे मैं टूल बना पाऊँ। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे चलता रहता था, और यहाँ से शहरी कल्चर जो है डेवलप हुआ। जब लोग शहर में आते हैं तो उनकी जो नीड है वो बढ़ जाती है। गाँव में क्या है, उस जमाने के गाँव में वो लोग खा रहे हैं, बैठे हैं, नहीं, इन्होंने अपने आप को डेवलप करा, इन्होंने शहर अपने बनाए, और इन्होंने अपने जो है ट्रेड को करना शुरू करा। ठीक है, व्हाट एल्स इज नीडेड इन द सिटी लाइफ टू वर्क स्मूथली। अब ये शहर में और क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे शहर अच्छे से चल पाए? नेक्स्ट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। अब कौन करेगा ये सब काम? ये जो सारा मैंने कहा कि कॉन्टैक्ट करके सामने वाले से कुछ चीज़ लेकर आनी है, ये सब कौन मैन्युफैक्चर करेगा ये सब? तो सिटी के अंदर हमें और भी बहुत चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमारे को फ्यूल चाहिए, मेटल चाहिए, स्टोन चाहिए, वुड चाहिए। ये सब चीज़ें डिफरेंट प्लेसेस से आई हैं ना। आज के समय में हमने देखा है, सब्जी मंडी में आप जाओगे सब्जी मिल जाएगी आपको, आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो पेट्रोल आ जाएगा। कहाँ से आ रहा है? देयर आर पीपल हु आर डूइंग दिस वर्क ना। तो उस ज़माने में भी स्टोन वाले पे स्टोन मिलता था, सील वाले पे सील मिलती थी, बट उन तक भी तो वो चीज़ें पहुँचती थी। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन वॉज वेरी नेसेसरी। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करा जाता था, ट्रेड होता था, स्टोरेज सिस्टम उस ज़माने में वहाँ पे शहरों में उन्होंने स्टोरेज हाउसेज बना रखे थे, जहाँ से वो विलेज से ग्रेन लाते थे अनाज और शहरों में स्टोर करके रखते थे। ठीक है, मेनी एक्टिविटीज़ को ये लोग साथ में इकट्ठा करते थे, जैसे कि स्टोन बनाना, ब्रॉन्ज टूल बनाना, पॉट्स बनाना, ये सब काम ये लोग करते रहते थे। ठीक है, कुछ लोग होते थे जो ऑर्डर देते थे और कुछ लोग होते थे ऑर्डर को फॉलो करते थे। इस तरीके से अर्बन इकोनॉमी चलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इनके किंगडम्स में कुछ लोग होते थे जो ऑर्डर्स देते थे कि आपको ये सब काम करना है, और कुछ लोग होते थे जो उन ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। तो ये सब कौन करवाता था? राजा करवाता था ये सब। आगे आप ये भी पढ़ोगे। बट इस टाइप से शहर जो आज के समय में हमारे शहर इतने स्मूथली चल रहे हैं, उनकी शुरुआत यहाँ मेसोपोटामिया से हुई थी। देयर वर सम पीपल जिसको जो काम आता था वो करता था, बट किसी के कहने पे करेगा ना, तो देयर वर सम पीपल हु गिव द ऑर्डर, और कुछ होते थे जो ऑर्डर्स को लेते थे। अब क्योंकि इतना काम हो रहा है, अब मैंने कहा कि जो वो स्टोन की सील बनाने वाला है उसको वो चाहिए था, एक टूल चाहिए था। तो उसने टूल जब खरीदा होगा टूल बनाने वाले से, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि उन्होंने बहुत सारा शहर के अंदर जो है अनाज आया गांव से, तो हर चीज़ को लिखना पड़ता है ना। आज के समय पे आप बिल बनाते हो, एक टॉप भी आप खरीद के लाते हो तो आपको बिल मिलता है। तो उस ज़माने में भी ऐसा ही होता था, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती, तो उन्हें लिखने की ज़रूरत इनको पड़ी कि यार हमें गाँव से इतनी सारी चीज़ें बनानी है। जो सील बनाने वाला है उसको अब टूल भी चाहिए था, उसे पेंटिंग कलर भी चाहिए थे तो वो सील पे करेगा, उसे और भी चीज़ें चाहिए थी, तो उसने लिखना शुरू करा कि मुझे क्या क्या चाहिए। ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होना भी शुरू हुआ, और तब इनको समझ में आया कि अब हमें लिखने पढ़ने की ज़रूरत है। एंड दैट्स हाउ राइटिंग कल्चर डेवलप हुआ था हमारे मेसोपोटामिया में। अब ये चीज़ आपको यहाँ बताई जाएगी, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन द सिटीज़। ठीक है,
तो ये जो हमारा मेसोपोटामिया था, यहाँ पे आपको समझ में आ गया शहर कल्चर डेवलप होने लगा। बट मेसोपोटामिया की एक कमी थी, इनके पास एग्रीकल्चर तो बहुत ज़्यादा था, अनाज की तो इनके पास कोई कमी नहीं थी, बट इनके पास ना मिनरल्स नहीं थे बिल्कुल भी। ये जो सदर्न मेसोपोटामिया, यहाँ पे मिनरल जैसे कोयला मान लो तुम, या पत्थर, ये पुराने ज़माने के लोगों को ज्वेलरी का बहुत शौक होता था, अलग अलग ब्यूटीफुल कलर्स के पत्थर जो हो वो हम पहने, जो भगवान जी के टेम्पल है उनमें भगवान जी को जो है उसके गहने बना के दे, इन्हें यही बहुत ज़्यादा शौक होता था। और साथ ही के साथ में जो सील वगैरह बनती थी, कुछ फोटोज़ लगा दूंगी, इन्हें बनाने के लिए पत्थर चाहिए, पत्थर पे कार्विंग करने के लिए टूल चाहिए, टूल के लिए मेटल चाहिए, कॉपर ब्रॉन्ज भी इन पे था नहीं, इन्हें खरीदना पड़ता था। तो कैसे करें ये सब, उसके लिए ट्रेड है, तो इसलिए इन्होंने जो है इस समय पे इनको जो है ज़रूरत पड़ी ट्रेड करने की, यानी कि दूसरी कंट्रीज से खरीदने की। और जब आप ट्रेड करोगे तो आपको रिटर्न में चाहिए होगा, और तब राइटिंग कल्चर डेवलप हुआ। तो ये मेसोपोटामिया के लोग ना ऐसे नहीं थे, इनके जो राजा थे कि ठीक है जो है उसमें ज़िंदा रह लो, कि हमारे पे खाना है तो खा के ज़िंदा रह लो, नहीं, इन्होंने कहा कि अगर हमारे पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम आसपास से खरीद लेंगे। जैसे इनके यहाँ से ना ट्रेडर्स जाते थे मेसोपोटामिया से, कहाँ जाते थे, टर्की जाते थे, ईरान जाते थे और गल्फ रीजन में जाते थे। उन्हें क्या देते थे, अपना अनाज देते थे और उनसे वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, स्टोन सब खरीद के लाते थे। तो भाई साहब ट्रेड भी इन्होंने डेवलप करा, बिजनेस, जो तुम में से बहुत बच्चों को बड़े होकर बनना ना बिजनेसमैन। ये जो आजकल तुम भैया अंकल 5 रुपये का चिप्स दे दो, 10 रुपये का चिप्स दे दो, ये जो सिस्टम है कि आपको चिप्स मिल जाएगा और तुम पैसे दे दोगे, ठीक है, कि तुम्हें खुद चिप्स बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम चिप्स की फैक्ट्री से बनवा के जो है तुम वहाँ आ रहे हो और तुम उससे खरीद लोगे। ये क्या, ये बिजनेस है ना। आपको कपड़े पहनने हैं तो हमें कपड़े बनाने थोड़ी आते हैं, हम जाएंगे वहाँ बाजार में, हर जगह कपड़े मिल रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है कि इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मेक अ थिंग, बाजार में मिल रही होगी वो, ये भी इन्होंने शुरू करा था मेसोपोटामियंस ने, ये जो ट्रेड का सिस्टम है। तो इन्होंने क्या करा, इनके पास जब चावल थे, इन पे अनाज था, तो ये अपने ऐसे भेजते थे सारे चैरियट्स को कि जाओ, वहाँ पे इनके मैसेंजर्स जाते थे, ट्रेडर्स जाते थे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, और वो जाते थे सीरिया, टर्की, ईरान, हर जगह जाते थे और इनसे ट्रेड कर लेते थे, गोल्ड वगैरह सब खरीद के लाते थे, हमारे से भी करते थे। आगे अगले 12th में आओगे ना तब पढ़ोगे, हड़प्पा हमसे भी ये बहुत चीज़ें खरीदते थे, हमें पता नहीं है खरीदते क्या थे, वेसल में हम इनको कुछ भर के भेजते थे, बदले में ये हमारे को कॉपर देते थे। अब हमें पता नहीं क्या भेजते थे हम वेसल के अंदर इन्हें, बट आगे 12th में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो रेगुलर ट्रेड जो है होता रहता था इधर उधर। ये जो है इनके राजा इनके राजा लोग इतने एम्बिशियस होते थे, वो अपने यहाँ के सोल्जर्स को, अपने लोगों को भेजते थे, तुम ज़रा ढूंढ के आओ आसपास के एरिया में किसके पास क्या चीज़ अवेलेबल है, और जो उसके पास अवेलेबल होगी, तो खाना तो सबको चाहिए अनाज, हम उसके बदले में, अनाज के बदले में उससे वो चीज़ उठा लेंगे, ठीक है। तो जब ये लोग इतना सारा ट्रेड कर रहे थे, एट दैट टाइम गाइस इनको जो है ज़रूरत पड़ी थी लिखने पढ़ने की, और सेकेंडली ट्रांसपोर्टेशन की। अब दूसरे टर्की में जाना है, ईरान में जाना है, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है ना, चल के थोड़ी जाएंगे, तो चल के भी जाते थे। इनके पास हर तरीका था, कोई चिंता की बात नहीं थी इनको, जो है ट्रांसपोर्टेशन इनके लिए बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इनके पास बहुत सारे एनिमल्स होते थे, तो उससे ये बुलक कार्ट बना लेते थे, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम थी इनके पास बुलक कार्ट बनाने के अंदर भी, कि इनकी जो, आपको आगे बताया जाएगा कि जो वो होती है ना लकड़ी, जो थी इनके यहाँ पे ना पाम ट्रीज होते थे, उसकी जो लकड़ी होती थी वो इतनी मजबूत नहीं होती थी, तो ये पहले लकड़ी भी खरीद के लाते थे और फिर उससे जो है अच्छी वाली लकड़ी की कार्ट्स बनाते थे। ओके, तो अब चलो पढ़ते हैं इसको ध्यान से। तो एनिमल और बुलक कार्ट को तो ये सबसे ज़्यादा शहर के अंदर के लिए ज़्यादा यूज़ करते थे, यानी कि जो मेसोपोटामिया के शहर के अंदर क्या चलती थी, ये बैलगाड़ियाँ वगैरह चलती रहती थी, ठीक है। बट अगर इन्हें दूसरे देशों में जाना होता था, आसपास के किंगडम में जाना होता था, तब ये बुलक कार्ट का यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि को भी खाना ज़्यादा खिलाना पड़ेगा और वो थक जाएंगे, रुकना पड़ता है, तो वो इकोनॉमिकल नहीं होता था। सबसे ज़्यादा चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन आज तक क्या है, वाटर है, और इनके पास तो टिग्रिस और वो जो यूफ्रेट्स नदी थी, तो इनको तो कोई टेंशन ही नहीं थी। इन्होंने बहुत सारी बोट्स बना रखी थी, ये देखो हमारे पास प्रूफ भी है कि इनको बोट्स बनानी आती थी। ये देखो, ये एक सील है, इसे कहते हैं सील, ये काम था उस सील वाले का, उसे ये पत्थर चाहिए, पत्थर के ऊपर एक टूल चाहिए, उससे ये बनाएगा, और पेंट भी चाहिए, ठीक है। तो इस सब के लिए सिटी लाइफ शुरू हुई, ट्रेड हुआ, और ये देखो ये बोट बना रखी है, ये जा रहे हैं, इसमें कुछ सामान होगा कंटेनर के अंदर, ये एक मैनेजर होगा और ये बोट चलाने वाले हो गया, पता नहीं सीरिया जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये कुछ सामान लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनकी जो रिवर थी यूफ्रेट्स और ये टिग्रिस, ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि ऐसे इतने चैनल्स बने हुए थे, एक टर्की तक, इराक तक, कहीं तक भी आराम से जा सकते थे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रूट्स को कॉन्कर करा। अब इनको ट्रेड करना आ गया था, ये आप समझ चुके हो। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जब ये इतना ट्रेड करते थे, कहीं से कुछ खरीद के ला रहे हैं, कहीं से कुछ खरीद के ला रहे हैं। आज मैं अगर आपको बोलूँ मम्मी 15 सामान अगर बताते ना पास वाली शॉप से ले आओ, तो तुम कहते हो लिख के दे दो जरा। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, इन्होंने कहा भाई इतना कुछ लेकर आना है, हमें लिखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए एट दैट टाइम जो है इनके यहाँ पे राइटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ था। तभी चैप्टर का नाम क्या है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो सिटी लाइफ आप समझ चुके हो, सिटी भी इन्होंने शुरू करी। अब हम आते हैं राइटिंग कैसे शुरू हुई थी इनके यहाँ पे। ओके गाइस, तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। तो देखो सबसे पहले तो
जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं हमारी लाइफ में, जो हम भाषा बोल रहे हैं, वो किस टाइप से होती है, वो स्पोकन वर्ड्स होती है, ठीक है। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, स्पोकन वर्ड है, मैं बोल रही हूँ एंड यू कैन लिसन इट। बट जो राइटिंग होती है, राइटिंग लिखना, ये भी एक टाइप की कम्युनिकेशन ही होती है। अब हमारे पास कम्युनिकेट करने के दो जरिए, एक तो बोल के बता दो या लिख के बता दो। जैसे व्हाट्सएप पे जब आप चैट कर रहे हो तो लिख के ही तो बात कर रहे हो ना, बट बात हो जाती है विद प्रॉपर इमोशंस भी हो जाती है। तो यही चीज़ है राइटिंग। राइटिंग जैसी चीज़ जो डेवलप हुई थी वो यही इन्होंने ही करी थी, राइटिंग जैसी चीज़ भी डेवलप। अब हमारे को सबसे पहली टैबलेट जो मेसोपोटामिया की मिली है, रिटर्न जो हमें मिली है, जिससे हमें पता चला यार इन्होंने लिखना पढ़ना शुरू करा था, वो मिली थी 3200 BCE से। 3200 BC ही और पुराना हो गया, बिल्कुल सुमेर वाले टाइम का आप मान लो, ठीक है। अब वो जो टैबलेट थी उस पर क्या था, मैं आपको दिखा सकती हूँ फोटो। इस टाइप के जो है सिंबल्स बन रखे थे उस पर, देख लो ये कुछ 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 ये जो सिंबल्स है ये बन रखे थे। फोटो दिखाती हूँ, कोई पढ़ी हो, देखो ये इस टाइप की एक ऐसी टैब, ये थी या नहीं सेम ये थी वो मुझे नहीं पता, ऐसी सी एक टैबलेट मिली थी। अब उस पर लिखा क्या हुआ था, जब हमने पढ़ा, हमें इनका ना ये पढ़ने लिखने का पता है, हमें पता है ये ए है ये बी है क्या चीज़ है, वी नो एवरीथिंग। तो हमें क्या में देखा कि उस पर पता रिकॉर्ड लिखा हुआ था, जो उरुक सिटी का टेम्पल था ना, वहाँ से कुछ चीज़ें बाहर गई थी, तो वो सब लिख रखी थी। एक टाइप का बिल था, वो लिखा हुआ था 5000 ऑक्सन, फिश, ब्रेड की लोव्स, ये सब लिख रखा था कि ये उरुक सिटी के टेम्पल से बाहर गए हैं। तो तब हमें समझ में आया अच्छा इनका पर्पस क्या था लिखने का। शुरू इन्होंने करा था रिकॉर्ड करने के लिए, अकाउंट्स करने के लिए इन्होंने लिखना शुरू करा था, एंड दैट वाज द पर्पस ऑफ राइटिंग। ट्रांजैक्शंस करने के लिए इन्होंने लिखना पढ़ना शुरू करा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ चुका है लिखने की शुरुआत कैसे हुई थी, ये सब करने के लिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए, और वहाँ से देखो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इनके जो लेटर्स होते थे, अभी आगे पढ़ाती हूँ, फिर ये वाली फोटो, ये देखो ये देखो ये लिखा हुआ था ऐसे ऑक्स बनी हुई है, ये ग्रेन फ्रेश, ये नंबर ऑफ बोर्ड, ये शायद वो होगी जो है ब्रेड के लोव्स, ठीक है। अब हाउ डिड मेसोपोटामियंस राइट, तुम्हें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ एक लाइन के अंदर कैसे लिखते थे, तुम्हें तो पता है गीली मिट्टी के टैबलेट बना के आईपैड की शेप के। अब चलो एक बार रीड कर लो। तो दे रोट ऑन क्ले टैबलेट्स, क्ले की बनी हुई टैबलेट पे ये लोग लिखते थे। ये होता था स्क्राइब। स्क्राइब कौन हो गए, जिन्हें लिखना आता था, ठीक है। स्क्राइब कौन, जिन्हें लिखना आता था। वो हैंड साइज टैबलेट बनाते थे, यानी कि जो हाथ में पकड़ा जाए, बिल्कुल आईपैड के जितना हो गया या थोड़ा सा छोटा मान लो, उसको स्मूथ कर देते, गीली मिट्टी के सरफेस को बिल्कुल ऐसे स्मूथ कर देते थे वो। और एक स्टाइलस लेते थे, स्टाइलस मतलब क्या, पेन बनाते थे, जैसे आप ये देख रहे हो, ये देखो ये पेन बनाते थे और उसको आगे से यूँ नुकीला बनाते थे। अब ये जो उनका पेन होता था ये एक प्लांट से या आपको पेड़ से बनता था, जिसका नाम क्या है, रीड का बना होता था। एंड ये जो स्क्राइब होता था ये वेज शेप्ड साइंस बनाता था, जिनको कहा जाता है क्यूनीफोरम स्क्रिप्ट। अब आपको पता होगा कि ना हर एक स्क्रिप्ट होती है, जैसे कि ये जो फोंट है आपने देखा होगा, अगर आप टाइपिंग करते हो तो लिखा था टाइम्स न्यू रोमन, एरियल फोंट होता है, एक कैलिबरी फोंट होता है, कर्सिव हैंड राइटिंग जैसे हम कहते हैं, कैपिटल लेटर जैसे हम कहते हैं, वो चीज़ मैं बात कर रही हूँ, बोल्ड लेटर जैसे हम कहते हैं। तो इनके लेटर कैसे होते थे, इनके लेटर होते थे क्यूनीफोरम। क्यूनीफोरम मतलब होता है कीलो जैसे, कील को देखा है आपने, ऊपर से ब्रॉड होती है और एक टाइप से पॉइंटेड होती है। इंग्लिश में बोला जाए तो इसे कहते हैं वेज शेप, जैसे लड़कियों हमारी हील्स होती है ना, वेज हील्स, बट लड़कों तुम्हें समझा देती हूँ, जो कील होती है, कील देखिए तुमने, कीलो जैसे नुकीले इनके लिखने का फोंट होता था, ठीक है। देख रहे हो, ये देखो कैसे कील जैसा, ऐसा लग रहा है कील हो, एक तरफ से पॉइंटेड दो तरफ से ब्रॉड, इसको कहा जाता था क्यूनीफोरम फोंट, ठीक है। अब ये जो है जो स्क्राइब होता था, गिली गिली मिट्टी पे ऐसे लिख देता था, उसको धूप में सुखा देता था, और जो है उसको अपना ये काम बहुत ध्यान से करना होता था, क्योंकि अगर एक बार वो सूख गई या मिट्टी, फिर आप उस पर नहीं लिख सकते हो। जो पुरानी टैबलेट्स हो जाती थी, जो काम की नहीं होती थी, उन्हें ये तोड़ के दोबारा भी रीयूज़ कर लेते थे, ऐसा भी हमें मिला है। और जो ज़रूरत की होती थी उन्हें ये संभाल के रखते थे। आज के समय पर हमें इतनी टैबलेट्स इनकी मिली हैं, और टैबलेट मिलने से कुछ नहीं होता जब तक हम इनके जो नोकीले अक्षर हैं उन्हें पढ़ना नहीं आता। हमें पता है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तभी जो है हम इनको समझ पा रहे हैं। तो हाउ डिड द राइटिंग डेवलप इन मेसोपोटामिया, तो बाय 2600 BCE मेसोपोटामिया में राइटिंग डेवलप हुई थी। ये तब का टाइम है जब सुमेर किंगडम चल रहा था और यहाँ सुमेरियन भाषा बोली जाती थी। यहाँ पे इनके जो साइंस थे तब वो क्यूनीफोरम हो गए थे। क्यूनीफोरम पता है ना, नोकीले वाले। एंड हमारे को जो है पता चला कि ये खाली फिर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, यानी कि अकाउंट्स करने के लिए नहीं, अब इन्होंने ना बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया था टैबलेट्स को। अब आगे क्या चीज़ के लिए यूज़ करा, डिक्शनरी बनाई इन्होंने। अब जैसे इन्होंने लिखना पढ़ना शुरू कर लिया, जैसे एप्पल क्या होता है और कार क्या है, और अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग आप चेक करते हो ना डिक्शनरी में, तो इन्होंने डिक्शनरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि अब इन्होंने लिखना सीख लिया था। लैंड ट्रांसफर जो होते हैं, जैसे अगर आप घर खरीदते हो तो उसकी रजिस्ट्री होती है ना, तो घर और जो है फसल वगैरह के लिए जो फार्म होते हैं उसकी रजिस्ट्रीज के लिए इन्होंने लैंड डॉक्यूमेंट्स बना लिए। रॉयल अचीवमेंट, अब राजाओं को बहुत शौक होता था कि उन्होंने जो कुछ बड़ा काम करा है उसे लिखा जाए और इतिहास में आगे तक उसे याद रखा जाए, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे टैबलेट्स बनाए। हमें बहुत राजाओं के इनके मेसोपोटामिया के टैबलेट में, और अनाउंसमेंट करने के लिए राजा ने कोई बहुत बड़ा ऐलान करा है तो वो टैबलेट पे लिखवा देता था। आफ्टर 2400 BCE
जब इनकी लैंग्वेज सुमेरियन से अकेडियन हो गई थी, तभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया कि पहले लैंग्वेज सुमेरियन थी और बाद में अकेडियन थी। तो जब इनकी लैंग्वेज अकेडियन हो जाती है तो अकेडियन में क्यूनिफोरम ही साइन चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी क्यूनिफोरम साइन ही चलते हैं 2000 सालों तक। ये ऐसी ही इनकी राइटिंग चलती रहती है टिल फर्स्ट सेंचुरी सीई, फर्स्ट सेंचुरी सीई तक, यानी कि जो फर्स्ट सीई है ना, फर्स्ट कॉमन एरा या फर्स्ट एडी बोलो, बिल्कुल जो हमारी पहली सदी थी, फर्स्ट सेंचुरी जैसे हम कहते हैं, देखो यही चलती रही थी, ये वाला क्यूनिफोरम वाली फॉन्ट, ठीक है। चलो अब इनका सिस्टम ऑफ राइटिंग कैसा था, ये देखो, ये इनके फ़ॉन्ट्स है, ये किलो किलो जैसे इनके फ़ॉन्ट्स है। अब जैसे हम तो लिखते हैं ए, जैसे हमने लिखा ए, तो ए का मतलब ए है, हमने लिखा क का मतलब क है। तो बट इनके जो साइंस थे ना गाइज, वो ऐसे नहीं होते थे, ये दो वर्ड्स को बना के मिलते थे, जैसे ला, इन, पुट, ठीक है। जैसे से लिखते थे ये ऐसे से करके, कर लिखते थे, तो इनके ऐसे होते थे कि खाली एक अल्फ़ाबेट का नहीं होता था, 2-3 अल्फ़ाबेट्स को मिला के इनके वर्ड्स होते थे। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इनके कुछ अल्फ़ाबेट्स हमें बता रखे हैं। इसका मतलब है से, ये देखो, ये है से, ये 4 ऐसे ये वर्ड बनाएंगे, इसका मतलब है से। ये ऐसे करेंगे, इसका मतलब है कुर, ये इसका मतलब है आई, इसका मतलब है माँ, ठीक है। तो इनके खाली सिंगल लेटर नहीं होते थे, मिला के इसका मतलब ऐसे होता था। तो क्यूनिफोरम सिलाइबिक सिंबल्स होते थे इनके, अल्फाबेट्स नहीं थे इनके हमारे ABCD जैसे या क ख ग जैसे अक्षर नहीं थे, 2 वर्ड्स को मिला के इनके सिलाइबल बनते थे। अब जितना भी हमारा टैबलेट्स पे लिखा जाता था ना, तो वो काम बहुत मुश्किल होता था एक स्क्राइब का, क्योंकि गीली मिट्टी पे उसे जल्दी जल्दी लिखना होता था, क्योंकि अगर वो सूख जाएगी तो भैया वो हो जाएगा खराब। और बहुत सारे लेटर्स थे, जैसे आपने जैपनीज़ पढ़ी होगी, सुना होगा कि जैपनीज़ ना बहुत मुश्किल होती है, उनके बहुत सारे लेटर है, बेचारे शिनचैन को कितना पढ़ना पड़ता होगा, तभी दिखाते ही नहीं है पढ़ते हुए। तो बहुत सारे लेटर्स होते हैं उसमें, इसलिए ऐसे ऐसे बनाते रहते हैं। तो इनके भी लेटर बनाने में भी बहुत मुश्किल और बहुत सारे थे। तो स्क्राइब लोगों की बहुत बड़ा ना, मतलब ऐसे उन्होंने बहुत इज्जत होती होगी कि भाई इसे तो इतना पढ़ना आता है, और इतना मुश्किल काम होता था कि जल्दी से सब कुछ लिखना होता था। ओके, अब अगर हम बात करें लिटरेसी की, लिटरेसी मतलब होता है पढ़े लिखे लोग कितने थे, कि क्या खाली स्क्राइब को ही पढ़ना आता था या नॉर्मल लोगों को भी पढ़ना वहाँ पे आता था। तो वेरी फ्यू पीपल लिटरेट थे। हमें ये समझ में आया कि ज़्यादा लोग वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं थे। ना होने का रीज़न यही है, जो इतना मुश्किल इनका राइटिंग सिस्टम था। भाई तब तो शुरू ही हुआ था ना, कौन इतने सारे लेटर लर्न करेगा, और इतनी जल्दी लिखना है कि ये सूखने से पहले इसके जो है लिखा जाए। बट कुछ कुछ राजा जिन्हें पढ़ना लिखना आता था, फिर वो भैया अपनी टशन मारने से नहीं रुकता था। अगर किसी राजा को पढ़ना लिखना आता था तो सही बात है, बताओ भैया हमारे को। उन्होंने अपनी बतेरी टैबलेट्स लिखवाई, अपने लिए पोएम्स लिखवाई, जिसमें उन्होंने मेंशन करवाया कि भैया इस राज्य को लिखना ज़रूर आता था। और जब भी ये लोग लिखा करते थे, जो हमें इनके टैबलेट्स मिली है ना, तो राजा को ये लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे। जैसे हमें इनके एक टैबलेट मिली है जहाँ पे कुछ राजा को लिख के कुछ लेटर लिखा गया है। तो टू माई लॉर्ड ए स्पीक, मतलब मैं बोल रहा हूँ, दस से योर सर्वेंट बी। तो इतनी इज्जत से राजा से बात करी जाती थी, और राजा ने अपनी पोएम स्टोरीज हर जगह पे लिखवाया है। अगर राजा को लिखना आता था तो उसने हर जगह पे लिखवाया है, ठीक है जी। और राजा ये कोशिश करता था कि जो मेरी पोएम है, जिसमें मैंने लिखवाया कि मुझे पढ़ना लिखना आता है, उसको मेरी जो उरुक सिटी है, मदी सिटी है, पूरे मेसोपोटामिया के एक एक जने को सुनी होनी चाहिए ये पोएम, कि मुझे पढ़ना लिखना आता है, ठीक है। अब समझ में आ गया, स्क्राइब्स को पढ़ना आता था, कुछ कुछ राजाओं को आता था, ठीक है, वो लिखवा देते थे उस चीज़ को। आम लोगों को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता होगा ना। लिटरेसी मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 100% पढ़ना लिखना नहीं आता था, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे जितना ज़रूरी होता था, ये नहीं कि पूरी एग्जैक्टली वो लोग एजुकेटेड थे। ओके, अब हम आते हैं एक पोएम जो हमारे को बता रखी है, सुमेरियन एपिक पोएम, जो सुमेर किंगडम के एक राजा थे एनमेरकर, उनकी एपिक पोएम। ऐसा कहा जाता है, इन्होंने अपनी जो ये पोएम लिखवाई है उसमें इन्होंने ऐसा बताया है हमारे को, एनमेरकर जी ने, कि ये है वो बंदे, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए। ये है हमारे राजा एनमेरकर, जिनकी वजह से ये शहर का कल्चर भी काइंड ऑफ आप कह सकते हो शुरू हुआ, जिनकी वजह से हमें लिखना पढ़ना मिला, इनकी वजह से, इनकी बदौलत हमारे को लिखना पढ़ना मिला है, ठीक है। और इनकी वजह से ही जो ट्रेडिंग है, यानी कि जो हम बिजनेस करते हैं कि आपके पास कुछ नहीं हो तो आप खरीद लो, ये भी इन्हीं की देन है हमारे को। कैसे पता चलता है? वो एक टैबलेट से पता चलता है हमारे को। एनमेरकर किंग, एनमेरकर थे उरुक सिटी के राजा, इनको जो है इनकी एक टैबलेट मिल गया हमारे को। तो एनमेरकर को ना क्या चाहिए था, उन्हें लैपिस लैजुली नाम का एक सुंदर सा पत्थर चाहिए था। ये जो ब्लू पत्थर है ना सुंदर सा, ये होता है लैपिस लैजुली। ये आज के समय पे अफगानिस्तान में बहुत मिलता है, और तब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमारी थी ना, उसमें अफगानिस्तान हमारे एरिया में ही आता था, तो हमारे यहाँ से भी ये लोग खरीदते थे मेसोपोटामिया से। ये 12th में पढ़ोगे तुम, याद रहेंगी तब तक ये बातें, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उसको चाहिए था, उनको चाहिए था, सॉरी, एनमेरकर जी को लैपिस लैजुली, ठीक है, और सिल्वर चाहिए था, जैसे इसमें साइड में सिल्वर लगा ना, येस। क्यों चाहिए था इन्हें? अब अपने लिए चाहिए था? नहीं, अपने लिए नहीं चाहिए था इनको चाहिए था, ये लोग ना बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव करते थे, गॉड में, ठीक है। तो इन्हें मंदिर में जो है भगवान जी के लिए सुंदर गहने बनवाने थे लैपिस लैजुली के, तो इसलिए राजा को चाहिए था लैपिस लैजुली और सिल्वर। अब इनके पास तो था नहीं, मिनरल तो कुछ थे ही नहीं इनके पास, बट इनके पास अनाज था। तो इसने कहा अराटा में मिलता है, इन्हें पता चला अराटा। अब अराटा का तुम्हें क्या करना, अराटा का जहाँ भी था अराटा में मिलता था। तो इन्होंने अपने मैसेंजर को बोला कि तुम जाओ
अराटा सिटी जाओ और वहाँ से मेरी लैपिस लजुली ले आओ। अब एक पूरी पोयम है कि इनका मैसेंजर जाता है 1 माउंटेन रेंजेस, 2 माउंटेन रेंजेस, 3 माउंटेन रेंजेस पार करके जाता है और अराटा के किंग को कहता है मुझे लैपिस लजुली दे दो। वो मना कर देता है, नहीं कहता मैं नहीं दूंगा। फिर वापस आता है मैसेंजर 1 माउंटेन रेंजेस, 2 माउंटेन रेंजेस, और रास्ते में उसको नीचे सूसा सिटी के लोग दिखते हैं। एक सिटी है, वो ऐसे छोटे छोटे कीड़े जैसे लग रहे थे, चूहे जैसे लग रहे थे उसको। तो वो इतनी ऊंची से सब लोगों को पता होता था कि ये मैसेंजर जा रहा है लैपिस लजुली लेने। अब 5 से 6 या 15 बार ऐसा हो गया, वो अराटा से वापस आता था, वो वाला राजा कहता था मैं नहीं दूंगा। इधर से हमारे अमेरिकर जी थ्रेट देते थे, कैसे नहीं देगा, हमला कर दूंगा तेरे ऊपर। वो वापस जाता, वो कहता था मैं नहीं डरता। ऐसे 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 चलता रहा। अब राजा को आके एक बार जो है वो मैसेंजर कहता है कि मैं बार बार गोइंग बैक एंड फोर्थ करके मैं थक चुका हूँ, अराटा की चीज़ तो मान ही नहीं रहा है। तो फिर अमेरिकर जी ने क्या करा कि चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट खुद ही लिख के बताता हूँ मुझे क्या कहना है। उस समय पर उन्होंने ये टैबलेट उठाई, ऐसे ये गीली मिट्टी उठाई, पहली बार इन्होंने करा था ये काम, गीली मिट्टी उठाई और उस पर लिख दिया जो भी वो कहना चाहते हैं। अब वो टैबलेट लेके हमारा मैसेंजर वापस गया अराटा और अराटा के राजा को दे दिया। अब जैसे ही अराटा के राजा ने वो टैबलेट उठाया, अभी तक तो वो अमेरिकर जैसा डर नहीं रहता, अब वो डर गया कि यार इनके तो अक्षर भी किलो जैसे हैं और ये क्या है, इन्होंने मतलब लिख के दे दिया, हम मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो वो फिर इम्प्रेस हो गया, सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया और सीरियस हो गया और उसने जो है लैपिस लजुली और सिल्वर उसको दे दिया मैसेंजर को। और यहाँ से ऐसा कहा जाता है, ये स्टोरी लिटरली ट्रू नहीं है, ये सच्चा नहीं है, बट ऐसा मतलब कि उन्होंने अपनी आप कह सकते हो प्रेज में उन्होंने अपनी ऐसी पोयम लिखी हुई है वहाँ पे कि जो है ये राजा ही है, मेसोपोटामियन कहते हैं कि जो राजा जी ही हैं उन्होंने ही सबसे बड़ा रोल प्ले करा था ट्रेड करवाने में और लिखना पढ़ने की शुरू करवाने में। तो इस राइटिंग की वजह से हमें खाली पढ़ना लिखना, खाली ये नहीं है पढ़ाई का फ़ायदा जो हम सोच रहे हैं। आज के समय पे जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो रही है, ट्रेड हो रहा है, जो अर्बन कल्चर, जो शहर बसे हैं, ये सब लिखने पढ़ने की वजह से ही हुआ है। और ये सब कहाँ शुरू हुआ था? मेसोपोटामिया में। अब हम आते हैं गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया। अब राइटिंग कल्चर समझ में आ गया, राइटिंग एंड सिटी लाइफ का राइटिंग पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इनके शहरों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको पता है इनके शहर थे, राजा जी थे। अब शहरों के नाम पढ़ोगे, उनकी लोकेशन पढ़ोगे, वो कैसे थे ये पढ़ोगे। तो इनके यहाँ पे 5000 BCE से 5000 BCE, सोचो कितना पीछे जाना पड़ेगा। 5000 CE की अगर मैं बात करूँ तो वो 5वीं सदी है, वो 5वीं सदी की बात हो रही है। अभी हमें उतना पीछे जाना है। 5000 BCE में इनके यहाँ पे जो है सदर्न मेसोपोटामिया में सेटलमेंट होनी शुरू हो गई थी। फिर धीरे धीरे इनके यहाँ अलग अलग सिटीज़ बनती हैं। कुछ बनी टेम्पल के इर्द गिर्द, यानी कि टेम्पल मंदिरों के आसपास बनी। जो मंदिर के आसपास सिटी बनी थी उसका नाम है उरुक। अब ये आपको 1 मार्कर में लिखना है, जल्दी जल्दी कॉमेंट करो। तो जो टेम्पल के पास में मिली थी उनका नाम पड़ा उरुक, ठीक है। उरुक सिटी आज भी है इराक में। जो ट्रेड सेंटर थी, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस होता था, ट्रेड होता था, वो था उर। फिर कुछ थी इंपीरियल सिटी जहाँ राजा रहते थे, जैसे कि मरी। और भी बहुत सिटीज़ है, निनेव, निपुर, लागाश, ये सब सिटीज़ हमारी बनी कहाँ की? हमारे इराक की कहो आप मॉडर्न डे, या आप कहो मेसोपोटामिया की, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर होते थे अर्ली टेम्पल के, जैसे मैंने आपको कहा कि ये टेम्पल के आसपास में सिटी बनाते थे, तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा टेम्पल का स्ट्रक्चर। तो जो पुराने ज़माने के टेम्पल होते थे उसमें बहुत छोटी सी श्राइन होती थी, यानी कि गर्भगृह होता था जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति जो है वो रखी जाती थी। और जो टेम्पल बना होता था वो बेक्ड ब्रिक्स का बना होता था, तब पकी हुई ईंटों का नहीं बना हुआ था, बाद में बनने शुरू हुए थे पकी हुई ईंटों के। जो इनके गॉड कौन कौन थे, कौन से भगवान की पूजा करते थे? ये गॉड ऑफ मून की पूजा करते थे। और इनके यहाँ पे गॉड ऑफ मून को कहा जाता था उर, तभी इनकी सिटी का नाम एक का उरुक है, एक का उर है। और कुछ देवी माँ के टेम्पल थे। कौन सी देवी की पूजा करते थे ये करते थे गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर की पूजा, जिनको कहा जाता था इनके यहाँ पे इनाना। तो इनाना की पूजा करते थे ये, उनका भी ऐसे ही टेम्पल बना हुआ था। तो पहले टेम्पल कैसे होते थे? ये देखो छोटा सा, ये ऐसे टेम्पल की एंट्रेंस थी, इधर यहाँ पे ऑल्टर था, यानी कि ये यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति होगी ये, और यहाँ पे एक छोटा सा ओवन होता था। ये छोटा सा ही जगह होती थी इनके टेम्पल की। धीरे 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 गाइस इनके टेम्पल बड़े होने लग गए, जहाँ पे बहुत सारे रूम होने लग गए, कोर्टयार्ड होने लग गया। इधर उधर लोग जो है ऐसे ना, एक दीवार अंदर जा रही है, एक बाहर आ रही है, बहुत सारे गलियारे बनने लग गए। और उन गलियारों में धीरे धीरे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब देखो ये देखो अ टेम्पल ऑफ, आप कह सकते हो आगे के टाइम का है ये, विद एन ओपन कोर्टयार्ड। ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ पे एक ये जगह जा रही है, ये एक जगह जा रही है, एक जगह जा रही है, एक जगह जा रही है। ये टेम्पल है जो हमें खुदाई करके मिला है उरुक सिटी का। तो ये टेम्पल्स धीरे धीरे डिफरेंट वे में होने लगा। पहले तो छोटा सा होता था टेम्पल, अब ऐसे ऐसे क्यों कमरे टाइप बने हुए थे, ये अलग कमरा बना, ये अलग कमरा, ये अलग कमरा बना, इस टाइप के टेम्पल बनने लग गए थे। अब वो क्यों बने थे धीरे धीरे टेम्पल, वो मैं आपको बताऊंगी रुक कर। अब टेम्पल में लोग आते थे और भगवान जी को ग्रीन कर्ड फिश जो है वो चढ़ाया करते थे। एज पर देयर बिलीव जो है वो लोग भगवान जी को सब कुछ ऑफर करते थे। उनको यही था, जैसे हम मानते हैं कि जो भी हमें दिया किसने दिया,
भगवान जी ने दिया ना, एग्जैक्टली उरुक और उर सिटी के और पूरे मेसोपोटामिया के लोगों की यही बिलीफ थी कि भगवान ही हर चीज़ के ओनर है, समुद्र के, लैंड के, हमारी फिशरीज़ के, हमारे फार्मिंग के, हर चीज़ के ओनर कौन है? भगवान जी है। और वो जैसे ही कुछ अनाज आता था पहले भगवान जी को ऑफर करा जाता था। धीरे धीरे टेम्पल बिकम गया सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आजकल फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्रियों में काम होती, धीरे धीरे ये टेम्पल के अंदर ही काम करना शुरू करते थे। फैक्ट्री मतलब कि जितनी भी काम होते थे टेम्पल में ही शुरू हो जाते थे। प्रोडक्शन शुरू हुआ टेम्पल में। ऑयल प्रेसिंग मशीन्स होती है, ऑयल प्रेसिंग मशीन होती है यानी कि आप सरसों का तेल जो है, तो सरसों के बीज डाले और उससे सरसों का तेल निकाल लिया, तो टेम्पल में ही एक मशीन रखी गई जहाँ से सरसों का तेल निकाला गया। चक्की जो होती है आटा पीसने की, वो भी टेम्पल में ही रखी गई। स्पिनिंग यानी कि जिससे कपड़ा बनेगा, चरखा जो है वो भी टेम्पल में रखा गया, जिससे कपड़ा बनता था। कपड़ा वो टेम्पल के गॉड्स के लिए भी बनता था और बाद में फिर बहुत ज़्यादा वे पे बनने लगा जो वहाँ के लोग भी पहनते थे। तो टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप्ड इट्स एक्टिविटी एंड बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। जैसे आज के समय में हमारे शहरों के इंस्टीट्यूशंस क्या है? आप कहोगे फैक्ट्री है, मॉल है, बाजार है, पोस्ट ऑफिस है, ये है, वो है। उस ज़माने में सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा सेंटर क्या होता था? एक शहर का टेम्पल। सब काम टेम्पल में होता था। भगवान जी की पूजा भी वहीं होती थी, जश्न भी वहीं मनाया जाता था, सेलिब्रेशन किसी की शादी हो तो, और काम धाम भी वहीं पे होता था सारा का सारा। टेम्पल के अंदर ही मर्चेंट्स आते थे, यानी कि वो लोग जो खरीदेंगे और बाहर बेचने जाएंगे। टेम्पल के अंदर ही रिटन रिकॉर्ड लाइब्रेरी बनी होती थी, जहाँ सब कुछ क्या गया है, क्या भरा है, लिखा होता था। कितना ग्रेन आया है गाँव से, कितना ग्रेन हमने बाहर भेजा है जिससे हमने बाकी चीज़ें खरीदी है। एवरीथिंग वॉज देयर इन द टेम्पल। तो आई थिंक सो ये फोटो भी कुछ उरुक सिटी के टेम्पल की ही है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें बहुत मिले। अब आते हैं, अब आपको समझ में आ गया कि टेम्पल इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हम एग्रीकल्चर की। जब हम इनकी बात करें बहुत अच्छा था, तो ऐसा नहीं है कि इनका एग्रीकल्चर की कभी कोई कमी नहीं होती थी। कुछ कमियां होती थी इनके एग्रीकल्चर में, वो दो कमियां दोनों मैं आपको बताती हूँ। एक होती थी नेचुरल और एक होती थी मैन मेड। तो पहले नेचुरल कमी की बात करते हैं। नेचुरल चैलेंज ये होते थे, कई बार यूफ्रेट्स रिवर होती थी, वो सेम फ्लो में नहीं जाती थी हर साल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे नदी बहकर आ रही है, ये देखो। अब इनके यहाँ पे मैंने कहा गाइज ये यूफ्रेट्स रिवर बह के आ रही है, यहाँ पे आ गई डेजर्ट। तो डेजर्ट में आते ही ना, तो ये कोई एक इस साइड जाएगी, एक इस साइड जाएगी, एक इस साइड जाएगी, एक इस साइड जाएगी। यहाँ पे शहर ए है, शहर बी है, जैसे यूरोप हो गया शहर सी, शहर डी। अब क्या हुआ, थोड़े समय बाद क्या हुआ, यहाँ से जो ये नदी है ना, अब अगले साल जब और तेज़ बहाव आया पानी का, जब और तेज़ बहाव आया, तो अब इधर पानी आने की जगह ना पानी दूसरी तरफ चला गया। सपोज करो इधर ज़्यादा चला गया या इस तरफ पे चला गया, तो जो ये वाले शहर हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं, उनकी तो प्रॉब्लम हो गई कि इस साल तो नदी में ज़्यादा पानी आया नहीं, ज़्यादा अच्छी मिट्टी आई नहीं, तो हम कैसे काम करेंगे। अब फिर इन्हें अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ जाना पड़ेगा, इस जगह पे जहाँ पे अब की बार नदी ने अपना पानी छोड़ा है। तो ये प्रॉब्लम कई बार इनको देखनी पड़ती थी, क्योंकि भैया वो तो नेचर है, कहीं भी जा सकता है। इन सम ईयर्स कई बार ऐसा भी हो जाता था कि ऊपर से ना नदी का बहुत सारा पानी आ जाता था एक्सेस में, तो फ्लड हो जाती थी। इनके इतने बड़े बड़े शहर फ्लड में डूब जाते थे, खेती करीबी सारा सब कुछ डूब जाता था, ठीक है। और समटाइम्स तो रिवर बिल्कुल ही दूसरे एंगल पे चली जाती थी। ये इनका शहर यहाँ बसा पड़ा है, अब की बार पानी नहीं आया, ऊपर से ऐसी हालत इनके हो जाती थी। तो ड्यू टू दीज फ्रीक्वेंट चेंजेस इन विलेजेस हैड टू शिफ्ट देयर लोकेशन मेनी टाइम्स थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो इसलिए हमें समझ में आया कि यार ये लोग ना बार बार अपनी लोकेशन बदलते रहते थे, कभी इधर आने, कभी इधर आने, कभी इधर आने, कभी इधर आने। क्यों आ रहे हैं कि भाई ये नदी आई है, अब की बार इस तरफ चली गई तो यहाँ चले जाएंगे, उस तरफ चली गई तो वहाँ चले जाएंगे। बट यस, ये जो उरुकुमारी, ये जो टाउन्स है, यहाँ पे आता ही आता था पानी, तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं होती थी। अब आते हैं हम आगे मैन मेड प्रॉब्लम में। अब हम लोग क्या क्रिएट करते थे यहाँ के आदमी लोग, तो इसमें होती थी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की प्रॉब्लम, जो आज तक होती है हर जगह पे। अपस्ट्रीम होती है ऊपर से। अब मैं कह रही हूँ कि एक कंट्री है ऊपर, वहाँ से नदी निकल कर आ रही है, और एक कंट्री नीचे है, तो ऊपर वाली कंट्री ने ज़्यादा पानी निकाल लिया या उसमें बहुत कूड़ा डाल दिया, तो सारा कूड़ा नीचे आएगा ना नदी के साथ में, और बहुत पानी निकाल लिया तो नीचे ज़्यादा पानी। ये प्रॉब्लम है, आज तक होती है। हमारी बांग्लादेश के साथ ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम होती है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की, नेपाल के साथ भी कई बार कि भैया जो नदी का पानी है, वो जो ऊपर वाली कंट्री होती है वो सिर्फ कभी दूषित कर देगी, कभी ज़्यादा निकाल लेगी। नीचे वाले लोग बैठे हैं जो नीचे वाली साइड पर नदी की, भैया पानी तो आ ही नहीं रहा है, गंदा पानी आ रहा है। सेम यही होता था, कई बार अपस्ट्रीम विलेजेस ज़्यादा पानी निकाल लेते थे और वहाँ नीचे पानी आता ही नहीं था, एंड जो है गंदा भी करते थे। और दूसरा जो डाउन स्ट्रीम के विलेजेस होते थे, कई बार वो भी गड़बड़ करते थे। अगर वो जो सिल्ट होती थी उसे क्लीन नहीं करते थे फ्रॉम द कैनाल्स, तो जो है वाटर जो है वो ब्लॉक हो जाता था। अब सिल्ट क्या होता है जरा मैं आपको समझाऊं। ये नदी आई, ये नदी आई और ये नदी इस तरफ है गई, ये नदी इस तरफ है गई, ये नदी इस तरफ है गई। अब जब नदी आती है ना, तो अपने साथ बहुत सारी गीली गीली मिट्टी लाती है। अब ये जो गीली गीली मिट्टी है, वैसे तो ये नदी के बहाव के साथ चलती रहती है, बट कई बार ना कुछ गीली मिट्टी अटक जाती है। अब ये डाउन स्ट्रीम के लोगों का काम है कि इस मिट्टी को यहाँ से हटाओ, क्योंकि अगर ये मिट्टी हटेगी नहीं तो नदी का पानी ऐसे आगे नहीं जाएगा, और आगे नहीं जाएगा तो इधर जो विलेज है उस तक पानी कैसे पहुँचेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कई बार सिल्ट नहीं हटाते थे यहाँ से, और इससे भी इनके बीच में लड़ाइयाँ और इनके बीच में वॉर हो जाते थे। तो रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, लैंड और वाटर
रिसोर्सेज के ऊपर। आज के समय पे ये नहीं कि वॉर होते हैं, तब से होते थे, पानी के लिए और ज़मीनों के लिए वॉर होते ही रहते थे। अब जब वॉर होता है तो वॉर में एक राजा होगा या कोई लीडर होगा, कोई चीफ होगा, कोई सेनापति होगा जो वॉर लड़वाएगा, और कुछ आर्मी होगी जो वॉर लड़ने जाएगी। तो अब आते हैं हाउ डिड वॉरफेयर शेप लीडरशिप एंड सोसाइटी इन अर्ली मेसोपोटामिया। क्योंकि वॉर आप बिना लीडर के नहीं लड़ सकते हो, तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस वॉर होते रहते थे। कभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का वॉर हो रहा है, कभी एक विलेज के दूसरे विलेज का वॉर हो रहा है, बार बार वॉर होते रहते थे। और जो वॉर में जो चीफ यानी कि जो सेनापति वॉर को जीत जाता था, जो लीडर वॉर को जीत जाता था, वो क्या करता था, जिस विलेज से वो वॉर जीता है वहाँ से बहुत लूटपाट करता था। जैसे कि मैंने कहा इन अपस्ट्रीम वालों की और डाउनस्ट्रीम वालों की लड़ाई हुई। डाउनस्ट्रीम वाले गए अपनी सेना लेके अपस्ट्रीम पे हमला करा और यहाँ के राजा को या जहाँ पे जो चीफ था उसे हरा दिया। अब इसको हरा के ये क्या करेंगे, यहाँ से लूट लेंगे सब कुछ, इन पे जो भी सोना होगा, जो भी अनाज होगा, सब लूट लेंगे। और इनफैक्ट यहाँ के जो पीजेंट्स होंगे और यहाँ के जो लोग होंगे उन्हें बंदी बना लेंगे और यहाँ अपने साथ वापस ले आएंगे और उनको अपने नौकर बनाएंगे। ये चीज़ चलती आ रही है ज़मानों से। उन्हें अपना स्लेव बनाएंगे, उनको लूटपाट करके ले आएंगे। और जितने भी चीफ होते थे वो जो जैसे ही पावर में आते थे, सबकी चीफ की जो वो होती थी ना पावर, टेम्परेरी होती थी। आज वो जीत गया युद्ध तो भैया वो पावरफुल हो गया, मे भी उससे अगली बार कोई आगे हरा दे तो वो हार जाएगा। तो ये जितने भी चीफ होते थे ये कभी पावरफुल होते थे, कभी नहीं होते थे। और जो चीफ बहुत ज़्यादा पावरफुल हमेशा रहता था वही राजा बन जाता था। ओवर टाइम सक्सेसफुल वॉर लीडर्स बिगैन टू डू थिंग्स दैट द होल कम्युनिटी को वो साथ में रखते थे। ठीक है, अभी ये समझाती हूँ इस बात को कि वो तो राजा ही टाइप ही बन जाते थे जो चीफ बार बार जीता रहता था। अब जब चीफ जीत के आता था ना वॉर पे से कुछ चीज़ों को, तो वो सबसे पहले आके जो है उन चीज़ों को भगवान जी को चढ़ाता था, जो भी लूट का सामान लाता था कि भाई आपने हमें वॉर में विक्ट्री दिलाई है। और चीफ सब कुछ अपने पास नहीं रखता था कि जो भी लूट के लाया है अपनी जो प्रजा होती थी जो उसके आसपास में, उनके साथ शेयर भी वो करा करता था। ठीक है जी। तो वेरियस चीफ्स जो है बिगैन टू ऑफर प्रेशियस बाउटी टू द गॉड एंड दस ब्यूटिफाई कम्युनिटी टेम्पल। सुंदर सुंदर वो जो है सबसे पहले जैसे कोई चीफ आता था तो पहले वो भगवान जी को सब कुछ चढ़ाता था जो भी वो लूट का सामान होता था। एंड गॉड के लिए जो है वो ना बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनवाने की कोशिश करते थे। राजा ही आप मान लो, इनमेरकर जैसे हो गए हमारे, हर कोई चाहता था कि वो गॉड के लिए सुंदर सुंदर चीज़ें बनाए। इनफैक्ट खुद के लिए भी चाहिए होती थी तो वो अपने लोगों को ये नहीं कहेंगे कि हमें चाहिए, वो कहेंगे नहीं हमें मंदिर के लिए चाहिए, और फिर लोग जाते थे वो सब चीज़ों को लेने के लिए। ठीक है जी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ चुका है कि इनके यहाँ पे वॉर्स भी होते थे, ऐसे लूट करी जाती थी, प्रिजनर लेकर आए जाते थे, बहुत चीफ्स होते थे, और कोई चीफ जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते थे वो फिर धीरे धीरे राजा भी बनते थे। ओके गाइस, तो अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ अर्ली सिटीज, द केस ऑफ उरुक। तो उरुक सिटी के बारे में हम जानेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया ये जो चीफ लोग होते थे, अलग अलग चीफ होते थे, वो हमले करते थे, दूसरी जगह पे जाके उसे कब्जा लेते थे। जो चीफ हार जाता था उसका एरिया जो जीता हुआ चीफ है उसके कब्जे में आ जाता था। अब चीफ को लड़ने के लिए क्या चाहिए, आर्मी चाहिए। तो चीफ जितने भी होते थे वो जो विलेजर्स होते थे आसपास के, उन्हें एनकरेज करते थे कि आप लोग ना हमारे जो महल टाइप जिसमें भी वो रहते थे उसके आसपास में ही रहो, क्योंकि उससे क्या है कि अगर जैसे ही वॉर पे जाना है तो साथ में ही पीजेंट पास में ही है तो वो अपने हथियार उठा के आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो है विलेजर जो होते थे वो भी क्या करते थे, वो लोग जो है जैसे लोग हैं वो भी अब ये पसंद करने लगे थे कि हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे रहेंगे, हम ना पास पास में रहेंगे, कि बाहर से अगर हमला करने के लिए कोई आ रहा होगा तो हमारे 10 15 20 500 पड़ोसी तो होंगे जो सब हथियार उठा के फिर वो जो है रिटेलिएट करेंगे। तो इस तरीके से जो है शहर का कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ। आजकल आप भी किस कॉलोनी में घर लेते हो, कौन से मोहल्ले में घर लेते हो जहाँ पे आसपास में घर हो ना, तो मैं ये होगा कि भैया 2 दिन घर खाली छोड़ के जा रहे हैं तो ये तो ना हो ना कि चोरी चकारी हो जाए। इसी टाइप से उस जमाने में क्या था, रेड होती थी, बाहर से कोई हमला हो गया, दुश्मन हमला करने आ गया, तो ऐसे शहरी कल्चर डेवलप हुआ। जो चीफ्स होते थे वो क्या करते थे, जो लीडर्स होते थे वो विलेजर्स को कहते थे कि आप आर्मी की फॉर्मेशन के लिए हमारे आसपास में रहो, तो वो जो है शहरों के अंदर आसपास में रहते थे। इवन लोग भी काफी प्रोटेक्टेड और सेफ महसूस करते थे साथ में रहने के लिए। तो उरुक वाज द वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन, तो इसलिए उरुक सिटी का जन्म हुआ। शहर का जन्म कहाँ हुआ था, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट टाउन। अभी हमें नहीं पता कि हाँ 100% पहला उरुक सिटी शहर था, मे बी कोई और हो, बट वन ऑफ द अर्लीस्ट टाउन था हमारा उरुक सिटी। ठीक है, तो उरुक सिटी का टेम्पल होता था, टेम्पल के आसपास में चीफ रहता था, चीफ के आसपास में पूरे विलेजर्स वगैरह जो होते थे, अब उन्होंने अपने घर वहां बना लिए थे। अब क्योंकि अब वो विलेज नहीं कहलाता था, क्योंकि टेम्पल के अंदर कितना काम होता था ट्रेड का, कभी अनाज इकट्ठा हो रहा है वहां पे, कभी मस्टर्ड की सीड से ऑयल निकाला जा रहा है, कभी वहां पे स्टोन का कार्विंग हो रही है, गहने बन रहे हैं, और फिर उनको वो बाहर दूसरे देशों में बेचने जाते थे, वहां से नया सामान खरीद के लाते थे। तो अब एक शहर बनने लग गया था धीरे धीरे। विलेज कल्चर को, विलेजेस को पीछे छोड़ के अब ये लोग शहर में आके बसने लग गए थे और आसपास में रहते थे। ठीक है, अब ये जितने भी जिनके वो होते थे ना बेसिकली चीफ, इनको ये आर्म्ड हीरोज की तरह मानते थे, और हमें बहुत स्टैचूज ऐसे मिले हैं जिनकी लोग इज्जत करते थे उनकी। ठीक है, तो अराउंड 3000 BCE उरुक एक्सपेंडेड टू 250 हेक्टेयर्स। तो 3000 BCE में तो आप ये मान लो जो उरुक सिटी है वो 250 हेक्टेयर की हो गई थी। दैट वाज द 2 साइज ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो क्या अभी तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, 6th का अगर पढ़ा हुआ याद है तो, हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना हमारे इंडिया की, पता है नहीं पता है, इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये मेसोपोटामिया वालों के लेवल की है हमारी भी।
ठीक है, जितने पुराने ये थे हम भी उतने पुराने थे, हम इनसे लिंक भी रखते थे। तो हमारा एक बहुत फेमस टाउन है मोहनजोदारो, जो अभी पाकिस्तान की तरफ चला गया है। वो जो मोहनजोदारो है उससे भी जो है आप कहो कि 2 गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका था उरुक सिटी 3000 BCE में। अब ये बड़ा कैसे होते थे, जैसे ये उरुक सिटी है, ये उरुक सिटी का राजा है। अब ये क्या करेगा राजा, इधर ये जो ये वाला गाँव यहाँ बसा हुआ है इस पर रेड करके इसको अपने कब्जे में ले लेगा, ये वाला गाँव है इसे रेड करके इसे अपने कब्जे में ले लेगा, ये वाला गाँव है इसे रेड करके अपने कब्जे में ले लेगा। तो टोटल उरुक सिटी कितनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। इसी टाइप से पुराने ज़मानों के अंदर जो है राजा एक्सपैंड करते थे अपनी रूलिंग को, वो दूसरों पे हमला करते थे, उन्हें अपने कब्जे में लेते थे। एंड इस चीज़ को गलत नहीं माना जाता था कि जो फिटेस्ट सर्वाइवल हो, तो फिटेस्ट ही माना जाता था, जो ताकतवर है उसी की जीत होती थी। ठीक है जी। मेनी स्मॉल विलेजेस वर अबैंडन्ड नियर बाय, दिस शो अ मेजर पॉपुलेशन शिफ्ट टुवर्ड्स द सिटी। फिर धीरे धीरे ये भी होता है कि टेंपल के आसपास में ना गाँव के लोग भी देते कि भाई टेंपल के आसपास में जो लोग रह रहे हैं वो एग्रीकल्चर नहीं करे, वो तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो तो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने, जैसे आजकल होता है ना, जब गाँव में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो लोग शहर आने लगते हैं, गाँव से रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है। तो ये चीज़ उस जमाने में भी हुई थी। अब अर्बन डेवलपमेंट ऑफ उरुक सिटी, अब जैसे उरुक सिटी के अंदर इतने लोग आके सेटल हो गए, इतना ट्रेड हो रहा था, कोई लैपिस lazuli ला रहा है, तो कोई सील बनाने वाला है, तो कोई स्क्राइब है टैबलेट बनाने वाला। इवन टैबलेट बनाने के लिए भी आप सोचो कितनी चीज़ें जरूरत है, क्ले चाहिए, वो रीड चाहिए जिससे पेन बनेगा, तो वो सब खरीदना बेचना चलना ये सब होता रहता था। तो अब उरुक सिटी के अंदर इन्होंने डिफेंसिव वॉल बना ली थी। ये फोटो पता है आपको, आपकी बुक में गिवन, ये उरुक सिटी के टेंपल के प्रीस्ट किंग की है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्टैचूज ये लोग बनाते थे। तो हर चीज़ का काम है ना, कोई काम करेगा, हर चीज़ के लिए आपको चीज़ें चाहिए। ये जो स्टैचूज की आंखों में लैपिस lazuli का पत्थर लगाते थे ये लोग। ठीक है, तो चलो इससे के लिए इन्होंने अब क्या करना शुरू करा, इन्होंने किला बंद करना शुरू करा अपने शहर को, क्योंकि शहर को डर था ना कि कोई दूसरा राज्य आके इन पे हमला कर देगा। तो जैसे ही उरुक सिटी है, तो उरुक सिटी ने अपने यहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें बनानी ऐसे ये लोग शुरू कर देते हैं कि सामने वाला आके दुश्मन हमला नहीं कर पाता दीवारों से, दीवारों पे अपने सोल्जर बैठा देते हैं और वो सोल्जर ऐसे फिर उनको नीचे पार देते हैं। ठीक है, तो किला बंद करना इन्होंने शुरू करा। जो उरुक सिटी है उसको जो है धीरे धीरे वो एक्सपैंड होती रही। एंड इट वाज ऑक्यूपाइड फ्रॉम 4200 BCE टू 400 CE। इतने टाइम पीरियड तक उरुक सिटी में लोग रहा करते थे एंड इट वाज वेरी प्रॉस्परस। 2800 BCE तक ये 400 हेक्टेयर तक का हो गया था, इतना बड़ा हो गया था उरुक सिटी। वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल वर्क फॉर द टेम्पल और रूलर। अब ये जो होते थे, टेम्पल बनता था उरुक सिटी में, बहुत टेम्पल बने हुए थे। तो टेम्पल कौन बनाता था, टेम्पल या तो विलेज के लोग और गाँव के लोग और शहर के लोग बनाते थे, या वॉर कैप्टिव जो बंदी बना के लाते थे ना, ये स्लेव्स बना के रखते थे जिनको अपने पास में, वहाँ से हारी हुई कंट्री से, हारे हुए विलेज के जो बंदी लाते थे वॉर कैप्टिव्स, उनसे बनवाते थे। दिस वर्क वाज कंपलसरी, नॉट एन एग्रीकल्चर टैक्स। हर किसी को टेंपल के लिए काम करना है, टेंपल के लिए काम करना, कोई आप टैक्स नहीं दे रहे हो। आप अगर शहर में रहते हो, आप अगर गांव में भी जाए रहते हो, टेंपल का काम तो आपको करना ही होगा। वर्कर वर पेड इन राशन लाइक ग्रेन, क्लोथ और ऑयल। और जो काम करते थे लोग, उनको बदले में सैलरी कैसे मिलती थी, अनाज मिलता था, टेंपल में अनाज भरा होता था, क्लॉथ मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, ऐसे मिलते थे, पैसे नहीं मिलते थे, ये सब मिलता था। बार्टर इकोनॉमी चलती थी गाइस, पैसों का भी आविष्कार नहीं हुआ था, ये नोट सिक्के वगैरह ये नहीं थे। हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट मेंशन नेम्स एंड अलॉटेड आइटम्स। हमारे को उरुक सिटी के टेंपल से बहुत टैबलेट्स मिली है जहाँ राशन की लिस्ट है, लोगों का नाम गिवन है, इसे इतनी चीज़ें दी, इसे इतनी चीज़ें दी। अगर एक टेंपल की अगर आप बात करो बनने के अंदर, तो ऑलमोस्ट 1500 लोग डेली 10-10 घंटे काम करते थे, तो भी 5 साल लगते थे एक टेंपल को बनने के अंदर। तो इतना काम होता था उरुक सिटी के टेंपल में। अब जब टेंपल की बनवाई की बात हो ही रही है, तो अब इन्होंने एक्सटेंसिव टेंपल बनाने शुरू कर दिए थे। पहले जब टेंपल बनते थे, या आपको पुराने टेंपल, छोटे छोटे टेंपल बनते थे और इनके घर, तो ये ना वुड के कॉलम यूज करते थे। अब आपका घर देखो, आप मम्मी या पापा से जाके पूछ लो घर का कॉलम क्या होता है। जो घर होता है वो ऐसे ही नहीं बन जाता कि आप सीधा ही, घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मजबूती बनाने के लिए कॉलम खड़े होते हैं ईंटों के, और उस पर घर की नींव डालने के बाद कॉलम खड़े होते हैं, फिर दीवारें आपकी बनती है। बीच बीच में आप देखो कि अपने घर की दीवार में चेक करना, एक थोड़ा ऐसा मोटा सा पीस होगा साइड में से निकला, वो चौड़ा सा, उसे कहते हैं हम कॉलम। तो घर में कॉलम डलते थे, आज डलते हैं। इन्होंने शुरू करा था कॉलम डालना, जब इनको समझ में आया कि अब हमें टेंपल बड़ा बनाना है, उसकी ऊंची छत होगी, भारी छत होगी, तो इसलिए इन्होंने जो वुड के कॉलम्स थे उनको रिप्लेस कर दिया ब्रिक के कॉलम से। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, अराउंड 3000 BCE उरुक सॉ अ मेजर टेक्निकल प्रोग्रेस। इन्होंने और टेक्निकल प्रोग्रेस करा। रूलर ने कहा लोगों को कि आप अब क्या बनाओगे, अब आप ब्रिक का कॉलम बनाओगे। एंड उन्होंने स्टोन हो गए, ओर्स हो गए, ब्रिक्स हो गए, बाकी जगहों से मंगवाने शुरू करे, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं था, इन पे तो एग्रीकल्चर ही होता था। तो आर्किटेक्चर भी देखो यहाँ पे था। इन्होंने ब्रिक कॉलम बनाए, वुड के पहले बनते थे बट अनस्यूटेबल थे ये लॉर्ज हॉल के लिए, तो इन्होंने ईंटों के कॉलम बनाए। बहुत सारे लोग जो है कॉलम बनाते थे। अब इन्होंने कॉलम को खाली ऐसा बदसूरत सा नहीं रहने दिया, उसको सजाया भी, उसको क्ले के छोटे छोटे स्टोन से सजाया। इनफैक्ट खाली ये क्ले पे ही नकाशी नहीं करते थे, ये पत्थर लेते थे, पत्थर को काट के उसकी नकाशी करते थे, उस पर पेंट कर दिया करते थे, मोजाइक पैटर्न जैसे हम कहते हैं। ऐसे ऐसे इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए, उसमें इंपोर्टेड पत्थर लगाए अपने टेम्पल को सुंदर बनाने के लिए। इनफैक्ट पॉटर का व्हील, जो कुमार का वो गोल 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 करने वाला जो उसका वो होता है ना व्हील, जो होता है जिसपे वो घड़ा बनाता है मिट्टी का, वो जो पॉटर का जो व्हील है उसका आविष्कार भी यहाँ मेसोपोटामिया के अंदर ही हुआ था। अब आते हैं गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब बस ये 30 पेजेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड, 10-15 मिनट में चैप्टर पूरा कंप्लीट।
अभी शहरों के बारे में हमें सब पता चल गया। अब शहरों में लोग रहा कैसे करते थे, क्या जीवन होता था उनका। जैसे हम शहर में आजकल क्या कर रहे हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब करते हैं हम, ठीक है। शादियाँ होती है फिर हमारे यहाँ नवंबर में, और ऐसा कुछ होता है, ये सब चलता रहता है ना हमारे यहाँ पे, ठीक है। साए होते हैं तो शादियाँ होती है, और न्यूक्लियर फैमिली आजकल ज़्यादा फेमस है, पहले जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती थी। इस टाइप की चीज़ें आपको आजकल शहर में होती है। अब देखते हैं इनके यहाँ शहर में क्या होता है। तो शहर के अंदर रूलिंग एलाइट ऑब्वियसली होते थे, राजा, और राजा के साथ में जो अमीर अपर मिडिल अपर रिच वाले जो लोग होते थे ना, वो बहुत सारे रहा करते थे, और वो बहुत सारे एरिया में रहा करते थे। और उनके बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। उनकी टैबलेट्स मिल जाएंगी आपको, उनके स्टैचू मिल जाएंगे, उनके घर वगैरह मिल जाएंगे, वो सब हमारे पास है, ठीक है। वो जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास है उनके लिए। बट जो लोकल लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बातें हमारे लिए जानने के लिए नहीं है। अब हमारे को ये पता है कि जो उरुक सिटी जो थी, ये जो उर सिटी थी, आपको जितनी भी सिटी में मेसोपोटामिया की, वहाँ अमीर लोग बहुत होते थे, क्योंकि हमें वहाँ से ज्वेलरी, गोल्ड के वेसल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और सेरिमोनियल डैगर्स, बड़े बड़े आप कहो वो होते ना हथियार, चाकू, अलग अलग चीज़ें मिलती थी। तो रिच इनका था, ऐसा नहीं था, अमीरी थी इनके यहाँ पे, बहुत अमीर अमीर लोग थे। बट ऑर्डिनरी पीपल की बात क्या करें, उनके बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या तरीका था। तो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में जानने के लिए हमारे पास डिस्प्यूट्स की, जैसे केस और कचहरी में फाइलें रखी होती है ना, तो उनके जो डिस्प्यूट्स होते थे ना, उनकी फाइलें, और इनकी फाइलें क्या होती थी, टैबलेट के रूप में। इनहेरिटेंस के केसेस, जो इनके यहाँ पे जायदाद से रिलेटेड कोई केस हो, या कोई लैंड ग्रांट हो, किसी ने कोई जगह खरीदी, उसकी जो रजिस्ट्री वाला टैबलेट होता था, उससे हम लोगों के बारे में पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के इनके यहाँ बहुत केस होते थे, कि जायदाद का बंटवारे के बहुत केस होते थे इनके यहाँ, की टैबलेट हमें मिली। डिस्प्यूट होते थे फैमिलीज के बीच में, ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, उससे हमें पता चल गया इनका फैमिली सिस्टम कैसे होता था। तो हेड ऑफ द फैमिली होते थे पापा, जैसे हमारे यहाँ होता है, कोई मुश्किल नहीं, विलन हो जाएगा, हमारे जैसा सिस्टम है, ठीक है। लड़का जो होता था शादी के बाद अपने घर में ही रहता था, लड़की अपना मायका छोड़ के ससुराल आती थी, सेम लाइक अस, ठीक है। हाउ डिड द मैरिज हैपन, मैरिज होता था बिल्कुल वैसे ही, जैसे ही लड़की को पसंद किया जाता था तो पहले लड़के वाले हाथ मांगने जाते थे लड़की के घर पे, और अगर लड़की के मम्मी पापा मंजूरी देते तो शादी होती थी। अब जब शादी होती थी तो जब लड़का जो है बारात लेकर आता तो उसके बाद लड़के की फैमिली को गिफ्ट देने होते थे, लड़के की फैमिली गिफ्ट देती थी बहुत सारे उनको, ब्राइड को, ब्राइड की फैमिली को। अब ऑन द वेडिंग डे ऐसा नहीं था, लड़की वाले गिफ्ट नहीं देते थे, लड़की वाले भी गिफ्ट देते थे, लड़के वाले भी गिफ्ट देते थे। फीस्ट यानी कि जश्न होता था, सब टेंपल में होता था, खाना पूरा, जैसे आजकल हम लोगों की शादियां होती है बुफे वाली, बिल्कुल वैसे ही होती थी। बट यह सबसे पहले भगवान जी को सब कुछ जो है ऑफर करा जाता था, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। अब जब विदाई होने वाली होती थी, जब लड़की को लेके जाना है घर पे, ब्राइड को, दुल्हन को लेके जाना है ससुराल, तो जो ब्राइड की सासू माँ जी होती थी, यानी कि मदर इन लॉ होती थी, वो जो है जाके उनका हाथ पकड़ती थी कि चलो हम चलते हैं, अब अपने घर चलो। तो जो लड़की के पापा होते थे, उसका जो शेयर ऑफ इनहेरिटेंस होता था, लड़की की जो जायदाद में हिस्सा था, वो उस समय लड़की को दे दिया करते थे। यानी कि जब लड़की की विदाई हो रही होती थी, एट दैट टाइम उसके पापा के पास जितनी प्रॉपर्टी होती थी, उसमें से जो भी लड़की का जायज़ हिस्सा था, वो उसे उस समय पे दे देते थे। उसके बाद लड़की का प्रॉपर्टी में अपने पापा की कोई हिस्सा नहीं था, शादी के टाइम पे उसको दे दी जाती थी। बाकी जितनी प्रॉपर्टी उसके पापा की बची या जो पैसा बचा है, वो उसके भाइयों के बीच में, अगर उसके भाई हैं तो उनमें बंटवारा उसका होगा। तो हु इनहेरिटेड द फादर की प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी सन रखता था, यानी कि बेटा रखता था। बट ऐसा नहीं है लड़कियों को कुछ नहीं दिया, लड़कियों को जो कुछ भी दे दिया जाता था उनकी शादी पे दे दिया जाता था, बाकी सब तो लड़कों का ही रहेगा। ऐसे इनके यहाँ चलता था। क्या क्या चीजें होती थी इन पे प्रॉपर्टी में, घर होता था, हर्ड जानवर होते थे, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, फील्ड खेत होते थे, ये इनकी प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है। अब सिटी ऑफ और, अब हम आते हैं न्यू सिटी के ऊपर। कुछ बातें रह गई हैं, वेट अ सेकंड, नहीं इसी में, सॉरी यही है। चलो अब आते हैं हम सिटी ऑफ उर पे। ये रही उर, अभी उरुक के बारे में पढ़ रहे थे, अब उर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक मैं मरी के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगी, ये दिख रही है, देखो ये नदी के पास में मरी, ये बढ़िया सिटी थी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो उर वो सिटी थी जो सबसे पहले हमने एग्जैक्टिवेट करी थी 1930s में, बहुत ज़्यादा एग्जैक्टिवेट करी इसे, और यहाँ पे हमें लोगों के ना घर मिलने शुरू हो गए। अब ये जो उरुक सिटी थी, ये बड़ी बड़ी भूल भुलैया थी। ये देखो तुम जरा कैसी सिटी है ये, इतनी से गलियाँ, बिच्ची सी इधर इधर से निकल रही, जैसे हमारी सदर में चांदनी चौक में गलियाँ है ना दिल्ली में, वैसी गलियाँ थी। अब ऐसी गलियों में जो है यहाँ पे भैया जाना आना बहुत मुश्किल होता था, तंग गलियाँ होती थी। तो यहाँ डोंकी होता था, डोंकी की पीठ पे या बुलक कार्ट पतली पतली सी बना के उन्हीं पे जो है गुड्स को, ट्रांजैक्शंस को किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे व्हील्ड कार्ट, अच्छा नहीं यार गलत बोल दिया, बुलक कार्ट तो जा ही नहीं सकती थी, तो डोंकी की पीठ पे सामान रखा जाता था और वो लोगों के घर ले जाता था। डोंकी की बैग पे याद रखना, जैसे ग्रेन हो गया, अनाज के हो गया, और लकड़ियाँ हो गई ना चूल्हे के लिए, वो सब। अब इनके जो घर होते थे वो इरेगुलर बने हुए थे, टाउन प्लानिंग बिल्कुल नहीं। अब इस बात को याद रखो, 12th तक याद रखना आप। हमारे यहाँ का जो टाउन है ना, यानी कि इंडिया से हड़प्पन सिविलाइजेशन जो टाउन मिला था, वो ऐसे टेढ़े पेढ़े टाउन नहीं थे कि कोई गली कहीं निकलती। हमारे यहाँ के जो टाउन थे वो आप आगे पढ़ोगे, मैंने अलग वीडियोस बना रखी हैं, अभी पढ़ लेना गाइस, हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्या बेहतरीन टाउन होते थे। आर्किटेक्ट बैठ के बनाते थे कि ये गली यहाँ से निकलेगी, ये गली यहाँ से, इसके पीछे नाली, जैसे आप आजकल देखते हो ना एक हाईली डेवलप्ड सिटी जहाँ पे सब कुछ होता है कि ये ऐसे हाईवे बने हुए हैं, इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। और जो इनके यहाँ की जो स्ट्रीट ड्रेन्स थी, यानी कि जो नालियाँ होती थी, वो मोहनजोदारो जैसे ही थी, बट उतनी साफ और उतनी ज़्यादा वो नहीं थी, ठीक है। इनकी ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें
तो क्ले पाइप्स थे हमारे मोहनजोदारो के। क्या था वो 12th में पढ़ना, पता नहीं यहाँ क्यों दे रखा है, तो मैं तो इतनी नॉलेज तो है नहीं, ठीक है। तो इनकी जो नालियाँ होती थी उसमें क्ले के पाइप लगे होते थे कि गंदा पानी उसमें से घरों में जो है, जैसे घर में अभी भी तुम्हारे पाइप डले हुए ना अंडरग्राउंड, उससे पानी बाहर सीवर में चला जाता है, ऐसे इनका होता था, पाइप होते थे क्ले के, वहाँ से पानी बाहर नाली में चला जाता था। कई बार जो है क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा रेन वाटर कलेक्ट हो जाता था, यानी कि बहुत बारिश होती थी, तो ओवरफ्लो होने की वजह से नाली गंदा पानी घर के अंदर भी आ जाता था। एंड कई बार जो है इस वजह से प्रॉब्लम इन लोगों के लिए हो जाती थी। रूफ स्लोप्ड इनवर्ड्स डायरेक्टिंग रेन वाटर इनटू सम्स इन द कोर्टयार्ड, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, रूफ जो होता था, जो छतें होती थी वो सड़क पे नहीं खुलती थी, घर की जो छत होती थी वो घर के अंदर की तरफ ही जाती थी, और घर के अंदर जहाँ से ही छत का पानी टपक के आता था वहाँ पे सम्प यानी कि गड्ढा बना रखा होता था, वहाँ पे वो पानी जो है कलेक्ट हो जाता था। इट प्रिवेंटेड अनपेव्ड स्ट्रीट्स फ्रॉम गेटिंग स्लशी। इससे क्या था कि जो आप देखते हो बारिश का पानी जब लोगों के घरों से ना एक पाइप निकल रहा होता है उनके छत से, और वहाँ से पानी नीचे गिर रहा होता है, पूरी सड़क गीली हो जाती है। अब उस जमाने में पक्की सड़क तो नहीं थी, सीमेंट की बनी हुई, मिट्टी की होती थी, तो इन्होंने क्या होता था, जो नाली होती थी जिससे बारिश का पानी घर का आता था, तो वो लोगों के घर के अंदर ही गड्ढे में इकट्ठा होता था। इससे वो सड़क पे नहीं होता था, वो स्लश कीचड़ नहीं बनता था सड़क के ऊपर। अब डिस्पोजल की बात करो, गंदा जो कूड़ा होता है, सीवेज जो होता है, उसकी अगर हम बात करो तो जो है स्वेप्ट गार्बेज इनटू द स्ट्रीट्स, लोग गार्बेज की सफाई खुद करते थे स्ट्रीट्स के अंदर। कभी कभी ऐसा होता था जब नहीं करते थे तो इतना कूड़ा भर जाता था, और उसकी वजह से जो है इनको दिक्कत होती थी कि कूड़े की जब सफाई नहीं होती, तो इसलिए ये लोग अपने घर को रेस थ्रेशोल्ड पे बनाते थे। इन लोगों का क्या सीन चलता था, अपने घर को ना नींव जो होती थी ऊंचाई पे बनाते थे, अपने घर को सड़क से इतना ऊंचा बनाते थे कि नीचे अगर कूड़ा इकट्ठा भी हो रहा है तो उनसे इन्हें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। और साथ ही के साथ में रेन वाटर की वजह से भी कई बार क्या होता था, इनकी सड़क पे कूड़ा इकट्ठा हो गया, तो जब रेन वाटर पड़ेगा तो रेन वाटर बढ़ जाएगा ना ऐसे ऐसे, तो वो सीधा घर के अंदर आएगा, तो ये अपने घर को ऊंचा बनाते थे कि रेन वाटर घर में घुस ना पाए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ये जैसे घर है, ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट पे यहाँ पे कूड़ा पड़ा है, ये बारिश का पानी आया तो वो पानी फिसल के तो जा नहीं पाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये बन जाएगा पूल जैसा आजकल बनता है, तो वो पानी घर के अंदर आएगा। तो अब ये क्या करते थे, घर को यहाँ नहीं, घर को यूँ ऊंचा बनाते थे, तो पानी घर के अंदर ऐसे उड़ के तो नहीं जाएगा, तो इसलिए पानी इनके घर के अंदर नहीं घुस पाता था, ऐसे इन्होंने बना रखा था। अब इनके यहाँ पे प्राइवेसी का बहुत वो था, ऐसे आप पढ़ोगे हड़प्पा में भी आगे 12th में, प्राइवेसी पुराने ज़माने के लोगों को बहुत पसंद थी। विंडोज़ वगैरह नहीं होती थी घर पे, होती भी थी तो खोलते नहीं थे, जितनी भी लाइट लेनी होती थी घर पे ये डोर से लेते थे, दरवाजों से लेते थे, है इससे क्या होता था कि कोई ताका झांकी ना करे। साथ ही के साथ में इनका ये माना जाता था जिसका घर ऊंचाई पे बना है, जिसके घर की नींव से रेस थ्रेशोल्ड पे है, उनको बहुत अमीरी होगी, वो अमीर होंगे। अगर आपके घर के दरवाजे के सामने पड़ोसी का दरवाजा नहीं है, सामने वाले पड़ोसी का, जैसे तुम घर के बाहर जाओ चेक करो, जो तुम्हारा दरवाजा है उसके सामने एक और दरवाजा है, अगर दीवार है तो मतलब तुम लकी हो, ऐसा मेसोपोटामिया के लोग कहते थे, ठीक है। अगर मेन डोर जो है बाहर की तरफ खुलता है तो तुम्हारी मम्मी जो है पापा को टॉर्चर करेंगी, यानी कि जो वाइफ होती है वो टॉर्मेंटिंग और डोमिनेटिंग होती है, ऐसा इनका कहना था कि घर का दरवाजा अगर बाहर को खुल रहा है तो जो लेडीज़ हैं घर की, माता जी जो हैं, मम्मी जो है हमारी, वो जो है उनका रोब चलने वाला है घर के अंदर, ऐसा इनका था। सेमेट्री इनकी हमें बहुत सारी मिली, यानी कि ग्रेव्स, कब्र जो होती है वो बहुत मिली। रॉयल आप कह सकते हो, कब्र में चेक करा जाता है कि भैया क्या पैसे रखते थे ना वो, जैसे इजिप्शियन बहुत कुछ रखते थे ट्रेजर, तो अगर हम इनकी ग्रेव्स की बात करें तो हमें रॉयल्स की ग्रेव भी मिली है और कॉमनर्स की भी मिली है। कुछ लोगों को घरों के अंदर भी हमें ग्रेव मिली है, कुछ लोग घर के अंदर भी ग्रेव्स रखते थे। अब आते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। उरुक सिटी खत्म, उर सिटी खत्म, अब आते हैं तीसरी सिटी पे, अ ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन। यहाँ पे हमने पढ़ना है मारी नाम की सिटी के बारे में, बट इसे हम कहते हैं मरी। मरी सिटी 2000 BCE के बाद डेवलप होती है। अब मरी लोकेटेड कहाँ पे है, ये सदर्न मेसोपोटामिया में नहीं है, मरी जो है यूफ्रेट्स रिवर के अपस्ट्रीम पे, यूफ्रेट्स रिवर जहाँ से शुरू हो रही है ना वहाँ पे है ये, एंड इट इज़ वेरी अवे फ्रॉम द सदर्न प्लेन। सदर्न जो फर्टाइल प्लेन है उससे बहुत दूर है मरी। जैसे ये तो सारा मैं तुम्हें फोटो में दिखाती हूँ ले जाके, रुको पहली फोटो पे चलते हैं, यहाँ है ये रही, यहाँ से भी दिख जाएगा, ये देखो, ये देख रहे हो यूफ्रेट्स रिवर का ये अपस्ट्रीम यहाँ से ये है मरी। और इनका एग्रीकल्चर कहाँ हो रहा था, बढ़िया बढ़िया, ये यहाँ हो रहा था उरुक, उर में, सुमेर में, अकड़ में, यहाँ हो रहा था ना पूरा का पूरा एग्रीकल्चर। तो ये मरी सिटी तो यहाँ पे है हमारी, बट ये मत सोचो ये किसी से कम थी मरी। चलो पढ़ते हैं मरी इतनी ज़्यादा स्पेशल सिटी इनकी क्यों बनती है। दिख गई मरी की लोकेशन, तो ये अपस्ट्रीम पे है यूफ्रेट्स रिवर की, अवे फ्रॉम द सदर्न फर्टाइल प्लेन। मैप के एविडेंस से अगर हम बात करें तो ये वो रीजन है जहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेयरिंग होती थी। मैंने आपको बताया था ना, इस वाले एरिया में, इनके नॉर्थ वाले इस एरिया में क्या होता था, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी ये थोड़ा बहुत करते थे, क्योंकि रिवर है तो एग्रीकल्चर कर ही लेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे। तो ये मरी सिटी वाले किसी से कम नहीं थे, इनके पास नदी है तो एग्रीकल्चर तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा पानी से, और साथ ही के साथ में यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के जानवर होते थे, दे एग्जिस्टेड साइड बाय साइड। अब मरी सिटी के अंदर ना दो टाइप की कम्युनिटीज थी, एक थे फार्मर्स पेस्ट्रोलिस्ट यानी कि जो खेती करते हैं, और एक होते थे वो लोग जो हंटर गैदरर्स होते थे, जिनके पास अपनी भेड़ बकरियां होती थी, और वो बंजारे होते हैं, वो ना एक जगह पे नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जहाँ घास होती है वहाँ अपनी घोड़ जो
उनकी भेड़े बकरे होते हैं उनको लेके वो पहुंच जाते हैं, ठीक है जी। इस टाइप के लोग यहाँ पे रहते थे। अब पेस्टोरल्स को क्या चाहिए होता है, जो हर्डर्स होते हैं उनके पास क्या क्या होता है, यंग एनिमल्स है, उन पे चीज़ होता था, लेदर होता था, मीट होता था, ये सब उनके पास होता था। बट उनको क्या चाहिए होता था, उन्हें अनाज चाहिए, उन्हें मेटल चाहिए, उन्हें टूल्स चाहिए। तो ये जितने भी एग्रीकल्चर वाले फार्मर्स होते थे और हंटर ग्रैदरर होते थे, इनके बीच में ट्रेड होता था। क्या होता था, ट्रेड होता था। वो फार्मर से खरीद लेते थे अनाज, बदले में फार्मर को अंडे देंगे, दूध देंगे, शीप का वूल देंगे और बदले में उससे अनाज ले लेते थे या कोई मेटल ले लिया। ऐसे लोगों का ट्रेड चलता था, एग्रीकल्चर वालों का और हंटर गैदरर्स का। तो हाउ वाज हर्डिंग यूजफुल टू फार्मिंग, तो मैं और साथ ही के साथ में पता क्या होता था, जितने भी फार्मर्स होते थे उनको मैन्योर चाहिए होता था। तो जो काउ डंग हो गया आप मान लो, या जो शीप का डंग हो गया, गोबर जो होता है, वो ये लोग उनसे खरीद लेते थे, बदले में उन्हें कुछ राशन दे देंगे और उनसे वो खरीद लेते थे और उसे अपनी मिट्टी में मिला के वहाँ पे फार्मिंग कर लेते थे। तो इनके लिए फार्मिंग करना भी इसलिए डिफिकल्ट नहीं था। अब कई बार जो शेपर्ड्स होते थे, यानी कि जो बंजारे हैं, जो शीप्स को ले जा रहे हैं, उनके और जो फार्मर है उनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती थी। स्मूथ लाइक बटर कई बार ये सिस्टम नहीं चलता था। क्या होता था, बंजारा क्या करता था, अपने पूरे के पूरे शीप के साथ में ना खेत के ऊपर से ले गया। अब खेत के ऊपर से सारी शीप चल के चली गई, डैमेज हो गई क्रॉप। मोबाइल हर्ड्समैन जो होते थे, मोबाइल हर्ड्समैन वही होते हैं, मोबाइल हर्ड्समैन मतलब बंजारे इधर से उधर जाने वाले, ठीक है, सेटल्ड वाले भी होते थे और इधर से उधर वाले भी। वो क्या करते थे, कई बार ना जब उन्हें मौका लगता था तो एग्रीकल्चर विलेजेस जो होते थे उन पर रेड मार देते थे, क्योंकि वो तो उनका तो अपना कोई ठिकाना था नहीं, उनके पास वेपन्स होते थे, बहुत सारे इकट्ठे होते थे, अपनी भेड़ बकरियां लाई और किसी एग्रीकल्चर एरिया के ऊपर जहाँ फार्मर रहते हैं वहाँ पे हमला कर दिया, उनका लूट लिया, सारा का सारा सोना और गहना और अनाज जो भी उनके पास था सब लूट के ले जाते थे। इन रिस्पॉन्स फार्मर माइट रिस्ट्रिक्ट वाटर एक्सेस टू पेस्टोरलिस्ट। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या करते थे फार्मर्स पानी नहीं देते थे उनको, ठीक है, यानी कि किसी तरीके से रिवर का रास्ता रोक देंगे, समथिंग लाइक दैट वो करते थे। अब नोमैडिक एंट्री इनटू मेसोपोटामिया। ओके, अब धीरे धीरे देखो ये मरी सिटी के अंदर क्या होने लगा। अब एग्रीकल्चर वाले फार्मर तो प्रॉपर रहा ही करते थे, अब यहाँ पे जो है नोमैड्स आ जाते हैं। नोमैड्स मतलब बंजारे जो इधर से उधर मूव करते हैं। ये क्या करते थे, ये एग्रीकल्चर वाला एरिया है मरी का, यहाँ इसके पास में आके थोड़े समय के लिए सेटल होते थे। गर्मियों में स्पेशली ये आके यहाँ पे सेटल होते थे। जब ये यहाँ पे आके सेटल होते थे तो ये यहाँ पे बहुत काम करते थे एग्रीकल्चर वाले जो फार्मर होते थे उनके लिए। कभी उनको लेबर प्रोवाइड करेंगे, कभी जाके मंदिर बनाने में हेल्प करेंगे, कभी सोल्जर बन जाएंगे, तो कभी ये यहाँ पे जो है और हर्डिंग करेंगे यहाँ पे एनिमल्स की। कुछ समय ये यहाँ पे रहते थे। अब क्या हुआ, एक तरफ फार्मर की कम्युनिटी हो गई, एक तरफ ये हो गए नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट होते थे जिन पे अपने जानवर भी होते थे, बट ये गर्मियों के अंदर यहाँ रुका करते थे, जो अपने जानवर वगैरह लेके बाकी काम भी करते थे। इस टाइप से इनका जो है यूनियन चलता रहता था। कभी कभी लड़ाई भी होती थी बट बाकी समय अच्छे से भी रहते थे। तो ये वो टाइम था जब यहाँ पे ये नोमैड्स थे, जो बंजारे थे और साथ में जो सेटल्ड फार्मर्स थे, उनका यूनियन, उनकी फ्रेंडशिप बनने लग गई। और यही फ्रेंडशिप थी, यही यूनियन था, इसकी वजह से ही बड़े बड़े किंगडम्स एस्टैब्लिश हुए। ये जो किंगडम जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, अकेडियन, ये पेस्टोरल बैकग्राउंड के ही किंगडम थे, जहाँ पे ये एनिमल हर्डर्स और फार्मर्स ने मिलकर जो है अपनी सेटलमेंट करी, अपना पैक्ट करा और इनके जो लीडर्स थे इतने फेमस हो गए, इतने जो है ताकतवर हो गए। एमोराइट्स जो है ये यही मरी के किंगडम के लीडर्स हैं। असीरियंस, आर्मेनियंस, ये जितने भी जो किंगडम्स यहाँ हमारे मेसोपोटामिया में एस्टैब्लिश हुए हैं, ये वो किंगडम्स हैं जो पेस्टोरल बैकग्राउंड से हैं। पेस्टोरल बैकग्राउंड मतलब कि फार्मर और साथ ही के साथ में जितने भी एनिमल हर्डर्स थे, इन्होंने मिलकर जो है अपने किंगडम्स को एक नई ऊंचाई पर बनाया। अगर किंगडम ऑफ मरी की बात करें तो जो मरी के किंग्स हैं उन्हें एमोराइट्स कहा जाता है और ये डिफरेंट दिखते थे पूरे मेसोपोटामिया के बाकी राजाओं से, क्योंकि जो कपड़ा भी ये पहनते थे, जो इनका ड्रेसअप भी होता था, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। और साथ ही के साथ में ये पूजा किसकी करते थे, ये पूजा करा करते थे स्टेपी के गॉड की, जिनका नाम था डेगन। जैसे उरुक सिटी के लोग तो उर गॉड, मून गॉड, इनाना गॉड, गॉडेस जो थी उनकी पूजा करते थे। ये जो पहाड़ों के राजा थे ना, स्टेपी जो पहाड़ी इलाका था, उनके जो भगवान जी थे, सॉरी, उनकी पूजा करते थे। कौन, डेगन कहा जाता था उनको, उनकी पूजा करते थे। तो उन्होंने डेगन के टेम्पल भी बना रखे थे। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी गाइस, डिफरेंट कल्चर के लिए ओपन थी, ठीक है, डिफरेंट गॉड्स थे यहाँ पे और उनकी पूजा होती थी। अब किंग ऑफ मरी जो होता था ना, उसको काफी विजिलेंट यानी कि बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता था इन हर्डर्स की वजह से, यानी कि ये जो गर्मियों में आके बैठते थे ना और फिर इधर उधर मूव करते रहते थे, क्योंकि ये जो हर्डर्स होते थे ये नहीं कि किंग के किंगडम के अंदर हमेशा रहते थे, नहीं, ये रहते थे गर्मियों में, फिर दूसरे किंगडम चले जाएंगे, फिर जैसे मरी से चले गए उरुक के अंदर, फिर वहाँ से कहीं और चले गए, ऐसे जाते रहते थे डिफरेंट एरियाज के अंदर। तो उसको डर होता था राजा को कि कहीं ये मेरे ऊपर ना हमला ना कर दे, कहीं दूसरे वाले राजा के पास जाए, वो इन्हें ज़्यादा पैसा दे दे या ज़्यादा अनाज वगैरह दे दे। पैसे नहीं होते थे, अब तो अनाज ही मिलता था, और ये उनके साथ मिलकर मेरे पे वापसी हमला कर दे। तो ये जितने भी मोबाइल हर्डर्स होते थे, जो बंजारे होते थे ना, जब ये निकल के जाते थे यहाँ से, तो ये इनके पीछे डिटेक्टिव्स लगा दिया करते थे कि भाई इनके ऊपर नजर रखना। और कई बार जो इनके मैसेंजर्स होते थे वो लेटर भेजते थे राजाओं को और उनकी सेना को कि कुछ एक्टिविटी हमें दिख रही है, ये जो हर्डर्स हैं ये कुछ करने की सोच रहे हैं, ये शायद रात को जो है आपके ऊपर रेड करने की सोच रहे हैं। तो वो लैंप जला के, यानी कि कुछ आग वाग जला के फायर सिग्नल भी देते थे कि आप लोग ध्यान आ जाओ। इन वन लेटर एन ऑफिसर रिपोर्ट्स फायर सिग्नल एट नाइट सेंड फ्रॉम कैंप टू द कैंप, ही सस्पेक्ट अ प्लान रेड और अटैक। तो ये जो बंजारे होते थे ना, ये टेंटों में रह रहे होते थे। तो ऐसे वो एक ऑफिसर को दिखा कि रात को ये लोग आग जला रहे हैं, तो मे बी ये लोग रात को जो है किंगडम के ऊपर कुछ हमला करने की सोच रहे हो। तो वो लेटर में उन्होंने लिखकर बता रखा था। इतना सिस्टमैटिक इनके यहाँ का सिस्टम चलता था। अब ये जो मरी था, इसके तो और मजे थे मरी के। क्यों? इसकी लोकेशन की वजह से, क्योंकि ये यूफ्रेट्स रिवर की आपको मैंने अभी फोटो पर दिखाई थी ना कि ये तो भैया इसकी तो लोकेशन ऐसी थी, इसके हर तरफ से मजे थे। कहाँ गई वो फोटो मरी की?
ये रही, देखो ये रही मरी की फोटो, ये यूफ्रेट्स रिवर के यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्योंकि नदी है और ये ना एक ट्रेडिंग सेंटर बन चुका था, यहाँ पे आके हर बोट रुकती थी। उस बोट पे कभी वाइन के जार्स है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है। बाहर से भी जो लैपिस लजुली आता था वो भी पहले इस बोट पे आके रुकता था। सीरिया, टर्की, इराक, कहीं से भी इन्होंने कुछ भी खरीद के मंगाया हो, ये यहाँ नीचे बेबीलोन ने, उरुक सिटी ने, इन सब ने कुछ भी मंगाया हो तो वो यहाँ जरूर रुकता था। या अगर इन्हें कुछ भिजवाना हो तो यहाँ जरूर रुकता था मरी पे, तो यहाँ पे लगती थी। ये क्या करते थे मरी के राजा लोग, इन्होंने अपने लोग बिठा के थे यहाँ पे, जो भी बोट यहाँ पे रुकती थी ये उनसे कहते थे कि यहाँ हमारी टेरिटरी से आगे अगर आपको निकलना है तो हमें भी कुछ देना पड़ेगा, वरना हमारे से लड़ो और वॉर करो। तो जैसे आज के समय पे एक्साइज ड्यूटी होती है ना, कि ऐसा थोड़ी आप कुछ भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो जहाँ रुकोगे ड्यूटीज पे करनी होती है, तो यहाँ पे यही होता था। तो पैसे नहीं होते थे, तो यहाँ पे अगर बोट रुकी है और उस पर 100 वाइन के जा रहे हैं तो 15-20 जो भी इनका रेशियो होता था ये अपने पास रखेंगे। यहाँ से अनाज जा रहा है कुछ किलो, तो ये 50-60 किलो अपने पास निकाल के रखेंगे। तो बिना कुछ करे इनकी लोकेशन की वजह से इनको काफ़ी अनाज, काफ़ी सारी वाइन और भी सारे प्रेशियस मेटल वगैरह मिल जाते थे बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द मरी। तभी ये जो मरी किंगडम है ये बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो प्रॉस्पर भी हुआ। यही लिखा हुआ है, लोकेटेड ऑन यूफ्रेट्स, मरी की प्राइम पोजीशन थी फॉर ट्रेड। तो जो सदर्न मेसोपोटामिया से मिनरल्स अपलैंड से टर्की, सीरिया जाते थे, लेबनन जाते थे, उसको ये जो है अपने पास रखते थे। वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन एक्सेट्रा, ये बोट्स को रोककर उनसे अपने पास रखवा लिया करते थे। मरी जो है एक अर्बन हब बन चुका था इस ट्रेड की वजह से। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द बोट स्टॉप। तो ऑफिसर पहले कार्गो को इंस्पेक्ट करता था। जैसे किसी में 300 जार के वाइन्स हैं, वाइन के जा रहे हैं, तो 10% उसको जो है वो टैक्स के हिसाब से रख लिया करता था। स्पेशल ग्रेन गोड्स भी होती थी जो बार्ली लेकर जाती थी, हर चीज का ये कुछ परसेंट अपने पास। मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेड आइटम्स इनकी क्या होती थी जो मरी अपने पास रख लिया करता था। और ये जो मेसोपोटामिया के लोग ट्रेड करते थे, कॉपर फ्रॉम अलाशिया, ये कॉपर कहाँ से लाते थे? अलाशिया से। और ट्रेन लाते थे ये जो ब्रॉन्ज के लिए यूज होता था फॉर वाइटल टूल्स एंड वेपन्स। तो ये इनके सबसे इंपॉर्टेंट मेटल था, कॉपर और आप कह सकते हो टिन। तो कंक्लूजन क्या हुआ, दो मरी वॉज नॉट मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, मरी की मिलिट्री तो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट जो मरी है वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो गया था इनकी ट्रेड की वजह से। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पैसे आप निकल के जा रहे हो तो ऐसे ही चले जाओ, नहीं, हमें कुछ वसूली करेंगे तब जाने देंगे। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, चैप्टर खत्म होने वाला है, सिटीज इन मेसोपोटामिया कल्चर। किस टाइप की सिटी लाइफ थी? तो गाइस इन लोगों को ना अपनी सिटीज से बहुत प्यार था। सिटी का ये चाहते थे कि जो इनकी शहर हैं उनको जन्मों जन्मांतर तक याद रखा जाए। जैसे आज आप ये 3000 BCE के शहरों के बारे में पढ़ रहे हो, लगभग मान लो 50-60 हज़ार पुराने समय के आप पढ़ रहे हो, सॉरी ज़्यादा बोल दिया, जितना भी हो गया समझो 15-20 हज़ार साल तो आप कह ही सकते हो, इतना पीछे जाके तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो आज तक हमें कैसे पता ये उरुक सिटी ऐसी थी, टेम्पल ऐसे थे, ये ऐसे थे? तो ये इनकी राइटिंग की वजह से कि इन्होंने लिख के उन चीज़ों को रखा संभाल के, तो हम उनके बारे में पढ़ पा रहे हैं। तो इनके जो राजा लोग होते थे वो किसी पोइट्री के अंदर किसी भी रूप में अपनी टैबलेट्स लिख दिया करते थे जिससे कि हम उनकी बारे में जान पाए। ऐसी एक बहुत फेमस एपिक है गिलगिमेश एपिक। एपिक क्या होती है? एक स्टोरी जिसको पोएम की फॉर्म में गा के सुनाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा जो आप कह सकते हो एपिक क्या है, स्टोरी है, बट वो पोएम के फॉर्म में गा के सुनाई जाती है जिससे लोगों को लर्न हो जाए वो स्टोरी, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती रहती है। तो हमें 12 टैबलेट पे लिखी हुई गिलगिमेश की एपिक मिली है। गिलगिमेश की एपिक में क्या था, गिलगिमेश उरुक सिटी को रूल करते थे आफ्टर एनमेरकर। एनमेरकर वही एनमेरकर जैसे लैपिस लजुली चाहिए था जिसने राइटिंग सिटी डेवलप करी। एनमेरकर के आए थे गिलगिमेश जी। ये बहुत ही बड़े हीरोइक किंग थे, बहुत बड़े ताकतवर राजा थे। इनके ना दोस्त की डेथ हो जाती है तो इन्हें धक्का लग जाता है कि यार हम कौन है, मैं तो खुद को राजा में समझता हूँ, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, हम तो अमर है ही नहीं, दुनिया में आए हैं चले जाएंगे। तो ये निकल पड़ते हैं ढूंढने के लिए इमॉर्टैलिटी का राज कि भैया मुझे तो अमर होना है, मुझे नहीं मरना है। ऐसे मैं चाहता हूँ सब लोग मुझे हमेशा देखें, मैं जिंदा रहूँ, इतिहास में मेरा नाम रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, मुझे जिंदा ही रहना है। तो ये क्या करते हैं, इन्हें पता चलता है कि अगर ये 7 समुद्र पार कर लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे। फिर ये 7 समुद्र पार कर लेते हैं। पोएम है ऐसी, ठीक है, गाते रहो इसे। ये 7 समुद्र पार करते हैं और 12 टैबलेट पे लिखी गई है। ये इतनी लंबी पोएम है, मैं तो शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर ये 7 समुद्र पार करके जब वापस आते हैं तो इन्हें समझ में आता है नहीं, इससे भी हम इमॉर्टल नहीं हो रहे हैं, इससे भी हम अमर नहीं हो रहे हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये अपनी सिटी की दीवारों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये मैं मर जाऊंगा बट ये तो हमेशा जिंदा रह सकती है ना, ये तो है ना मेरी जो सिटी की जो बेक्ड ब्रिक की मैंने दीवारें बनाई हैं ये तो जिंदा रहेंगी, आज तक जिंदा है ना, हम पढ़ रहे हैं ना इनके बारे में। यस, तो ये क्या करते हैं, टैबलेट्स लिखवाने शुरू करते हैं और उन पर अपनी सिटी की दीवारों के बारे में लिख देते हैं। और उसके बाद से जब उनका जो वो एक ट्रॉमा में थे ना वो कि मैं कभी अमर नहीं हो पाऊंगा, वो ट्रॉमा उनका रिप्लेस हो जाता है अपनी सिटी की दीवारें देख देख के। फिर जो हमारे किंग जी है अपनी सिटी में घूम घूम के उरुक सिटी की उसकी दीवारों को ही निहारते रहते थे। इनफैक्ट इन्होंने अपना बायोलॉजिकल वारिस पे भी ध्यान नहीं दिया था कि इनके बाद किंग कौन बनेगा, अगला इनका बेटा बेटा नहीं, वो तो हर समय अपनी सिटी के अंदर ही घूमते रहते थे। अपनी फायर्ड ब्रिक की फाउंडेशन वाली जो दीवारें थी ना, जो इनकी दीवार थी बेक्ड ब्रिक की, उसी को देखते रहते थे। अनलाइक ट्राइबल हीरोज हु फाउंड होप इन देयर सन, ही फाउंड प्राइड इन देयर सिटी। तो जितने भी राजा लोग होते थे ना वो हमेशा अपने लड़कों की सोचते थे, इस मेरे से बड़ा राजा ये बनेगा, ये मेरे अब नाम को आगे ले जाएगा, ये मेरे नाम को आगे ले जाएगा। क्या होता है एक फादर का कि मेरा बेटा मेरे नाम को आगे ले जाएगा, बट इनकी सोच क्या थी कि मेरा नाम आगे कौन ले जाएगा, मेरी
मेरी सिटी की ये दीवारें। एंड ही वॉज राइट। आज तक हम उनके बारे में, गिलगिमेश के बारे में कैसे जान रहे हैं? हम उनकी सिटी की दीवारों की वजह से ही ना। नाउ द लेगेसी ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो ओरल नैरेटिव्स तो थे, ये गा के तो बोलते थे ही। इन्होंने, मैंने जैसा आपको बताया था, एस्ट्रोनॉमी करी थी, मैथमेटिक्स थी, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जो साइंस हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हमें इनके यहाँ से पता चला है, ओरिजिनेशंस, ठीक है जी। 1800 BCE में हमें बहुत सारे टैबलेट मिले हैं, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के टैबलेट्स मिले हैं हमारे को, ठीक है, टेबल्स के, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिला है हमारे को, जो पाई की वैल्यू होती है ना, जो हमारे पाई की वैल्यू जो हमें पता है, इन्होंने भी जो पाई की वैल्यू है ना, पाई नहीं, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू होती है, जो इन्होंने वैल्यू निकाल रखी है, जो एक्चुअल रियल वैल्यू उसके बहुत क्लोज है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्या है ये, और इन्होंने जो निकाल रखी है उसके बिल्कुल क्लोज सी है। बहुत सारी टैबलेट्स हमारे को ऐसी भी मिली है जहाँ पे बच्चों ने प्रॉब्लम मैथ्स की सॉल्व कर रखी है, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है एक फील्ड का निकालो, ये सब जो आप मैथ्स की बुक में हम सॉल्यूशंस करते हैं ना प्रॉब्लम्स का, वो सब इनके यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। टाइम भी आज के समय पे जो हम फॉलो करते हैं कि मून के हिसाब से, सन के हिसाब से जो हमारा टाइम चलता है गाइस, कि 12 महीने होते हैं हमारे, और 4 हफ्ते हो गए, डे होता है 24 घंटे का, ठीक है जी। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है हमारा, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये सब मेसोपोटामिया से ही डेवलप हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और आगे फिर मेसोपोटामिया से अलेक्जेंडर इसको रोम लेके गया, रोम से ये इस्लामिक वर्ल्ड में आया, फिर ये मेडिवल यूरोप में आया, और आज के समय पे ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कि 12 महीने है, 24 घंटे है, 1 घंटे में 60 मिनट है, और जो है 4 हफ्ते होते हैं एक जो है महीने के अंदर। ये सब चीज़ें यहाँ मेसोपोटामिया से ही डेवलप हुई थी। स्टार एंड कॉन्स्टिलेशन की पोजीशंस भी इन्हें पता थी। हमें कुछ ऐसी भी टैबलेट मिली है जहाँ स्टार और कॉन्स्टिलेशन होते हैं, उनकी भी इनको नॉलेज थी। इन्हें एस्ट्रोनॉमी या आप कहो ज्योतिषी भी, इन्हें एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी आता था, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट सोर्स दे रखी होती है डिब्बे में, बच्चे से स्किप कर देते, बट मैं कुछ स्किप नहीं करती हूँ, मैं पढ़ाऊंगी आपको एन अर्ली लाइब्रेरी के की पॉइंट। एन अर्ली लाइब्रेरी क्या है? अब देखो, असीरियन एम्पायर जो था, जो इस टाइम पीरियड तक चला, लर्न मत करना इतने अच्छे से, आपको बस आपको ये याद रखना है। असीरियन एम्पायर के एक राजा थे जिनका नाम था असुरबेनीपाल, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने नाइनिव में, असीरियन एम्पायर की एक सिटी है ये नाइनिव, इन्होंने कहा मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा। जैसे कि इनको क्या करना था, जो इनसे ये भी तो कितने पुराने जमाने के, इन्हें अपने से भी पुराने जमाने के जो राजाओं की टैबलेट्स थी, उन्होंने सोचा कि मैं उन्हें सिक्योर करके रखूंगा। तो इन्होंने बहुत सारी टैबलेट करेक्ट करी। किसने? असुरबेनीपाल ने, राजा ने काम करा ये हिस्ट्री, एपिक, एस्ट्रोलॉजी पे, ओमन्स पे, पोएम्स पे, हाइम्स पे, ठीक है, सारी कलेक्ट करी। फिर स्क्राइब्स को भेजा बेबीलोनिया में, और वहाँ से भी बहुत सारी एपिक्स कलेक्ट करी, क्योंकि बेबीलोनिया एक बहुत बड़ा किंगडम था ना क्या, वहाँ पे भी बहुत सारी टैबलेट्स थी। और फिर सुमेरियन एरिया के अंदर भेजा, वहाँ से भी बहुत सारी एपिक्स कलेक्ट करी। इनफैक्ट इन्होंने क्या करा, अपने यहाँ पे ना अपने बच्चों को, जो इनके यहाँ के स्टूडेंट्स होते थे, उन्हें सुमेरियन पढ़ाया गया 1800 BCE के अंदर भी। सुमेरियन तो कब की बोलनी बंद हो गई थी, बट पढ़ाया जाता, जैसे आजकल हमारे संस्कृत बोलते नहीं, बट हम पढ़ते तो है ना, ऐसा इन्होंने करना शुरू करा। गिलगिमेश की एपिक भी इन्होंने ही जो है कॉपी करवा के रखी इन लाइब्रेरीज के अंदर, ठीक है। तो असुरबेनीपाल ने क्या करा, लिखवानी शुरू कराई एपिक्स जो थी, जो भी टैबलेट थी पुरानी कोई टूटी हुई थी, तो उसे दोबारा रखवा के लाइब्रेरी में रखवाया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे ये आगे तक चले। इनफैक्ट हमारे को एक कैटलॉग मिली है टैबलेट्स की, जिन पे एग्जॉर्सिज्म, वो जो भूत निकाला जाता है ना, वो कॉन्जूरिंग में जैसे दिखाते हैं, वो एडोल लोरेन जाके वो पूरा भूत निकालते हैं, वैसे जो एग्जॉर्सिज्म होता है, उस पर भी टैबलेट्स मिली है। उस लाइब्रेरी में 30,000 से भी ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर, आप कह सकते हो 30,000 टैबलेट्स है, और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर है, सॉर्टेड है। तो ये काम किसने करा था? असुरबेनीपाल ने। इस टाइम पीरियड में 710 से 610 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट से, जीसस क्राइस्ट के भी जन्म से पहले, तब ये एक लाइब्रेरी ऐसी बना चुके थे, तब ये से लिखा है एन अर्ली लाइब्रेरी। अब दूसरा टॉपिक है एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि बहुत पुराने जमाने के आर्कियोलॉजिस्ट। ये भी एक किंग ही थे, ये किंग थे बेबीलोनिया के। बेबीलोनिया यहाँ का सबसे बड़ा किंगडम हुआ करता था। इनका नाम था नेबुकोडनेस्सर, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बेबीलोनिया को फ्री करा था फ्रॉम असीरियंस इन 625। असीरियन ने इन पर कब्जा कर रखा था, इन्होंने हटा दिया था वो। अब इन्होंने क्या करा था, बेबीलोनिया जो है इनके टाइम पे बहुत फ्लरिश हुई, ट्रिपल वॉल बन गई थी, जिगोरत बन गए थे, टेम्पल्स बन गए थे, ट्रेड बहुत होता था। जो लास्ट बेबीलोनिया के किंग थे उनका नाम था नबोनिदस। अब क्या हुआ था, इनके ना सपने के अंदर एक बार क्या होता है, गॉड आते हैं और वो बताते हैं कि जो टेम्पल है ना, टेम्पल उसके अंदर प्रीस्टेस होनी चाहिए, यानी कि पुजारन, लेडीज होनी चाहिए, जो है पुजारन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर उन्हें समझ में नहीं आता वो कैसे पुजारन बनाए, तो वो खुदाई करवा के टैबलेट ढूंढवाते हैं। एक टैबलेट उन्हें मिलती है और वहाँ पे एक फोटो बनी होती है लड़की की टैबलेट के ऊपर, जो प्रीस्टेस थी। तो उसके जैसे ही जो ज्वेलरी उसने पहनी थी, कपड़े उसने पहने थे, वैसे ही वो अपनी बेटी को तैयार करके जो है अपने जो सिटी के जो मंदिर था, उरुक सिटी का, शायद उर सिटी का आपका गिवन हैगा, उर सिटी का जो मंदिर था, वहाँ की जो है पुजारन अपनी बेटी को ही वो बना देते हैं, ठीक है। एंड ही ऑल्सो रिपेयर्ड द ब्रोकन स्टैचू ऑफ अ किंग ऑफ सारगन ऑफ अकड़, शोइंग डीपर रिस्पेक्ट फॉर हिस्ट्री एंड किंगशिप। और एक बार इनको एक टूटा हुआ स्टैचू मिलता है अकड़ किंगडम के राजा किंग सारगॉन का, जो बहुत फेमस थे, 2370 BC के राजा। जैसे मान लो मैं कहूँ इन्हें एनमेरकर का स्टैचू मिल गया और उन्होंने उसे रिस्टोर करा दिया। एनमेरकर का नहीं, किसी और किंग का मिला था, सारगन किंग का। तो इन्हें लगा यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट राजा है हमारे मेसोपोटामिया के, तो उसके स्टैचू को इन्होंने रिस्टोर कराया। जो काम आजकल हम करते हैं ना, एग्जैक्टिवेशन कराना, तो इन्होंने एग्जैक्टिवेशन करके टैबलेट ढूंढवाई जिससे बेटी को किस रूप में तैयार करे,
प्रीस्टेस को, वो पता लगाने के लिए, और साथ ही के साथ में किंग सार्गन के जो है स्टैचू को रिपेयर भी कराया। ओके, अब आता है एक बुक के अंदर आपको बहुत सारी फोटोज दे रखी है। ओके गाइस, तो अब मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी को ओपन करा है क्योंकि मुझे एनसीईआरटी की ये फोटोज आपको दिखानी है। पूरी एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक एक चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नोट्स आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट, जहाँ से आप कुछ रिवाइज करोगे। ये पैलेस एट मरी है किंग जिमरिम का। तो इस पैलेस को आप देखो कितना सुंदर पैलेस था। ये एंट्रेंस गेट है, ये कुआं है, ये इनर कोर्ट है, ये आउटर कोर्ट है, ये ऑडियंस हॉल है, ये थ्रोन रूम है, ठीक है, जहाँ राजा जी बैठते थे। ये एक कोर्टयार्ड है, ये स्क्राइब का ऑफिस है जहाँ बैठ के ये टैबलेट्स वगैरह को लिखते थे। ये किचन है, देखो, ये लैबोरेटरी एंड बाथ है, ठीक है, ये रॉयल स्वीट है। अब यहाँ पे आपको बता रखा है कि ये ग्रेट पैलेस ऑफ मरी है, ये रेजिडेंस था रॉयल फैमिली का किंग जिमरिम की, ठीक है जी। एंड अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता था, प्रेशियस मेटल के ऑर्नामेंट्स भी मिलते थे। ये बहुत फेमस था। इट वाज अ फेमस इन इट्स टाइम दैट अ माइनर किंग केम फ्रॉम नॉर्थ सीरिया जस्ट टू सी इट। एक बार एक छोटा सा राजा आया था सीरिया से सिर्फ और सिर्फ इस सारे महल को देखने के लिए। लिस्ट रिवील दैट ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फूड। अब यहाँ पे से जो हमें टैबलेट्स मिले वहां से हमें पता चला बहुत सारी क्वांटिटी ऑफ फूड जो है इस समय पे राजा को प्रेजेंट करे जाते थे टेबल पे। जो राजा होता था यहाँ का, वो बहुत सारी ब्रेड, मीट, फिश वगैरह सब खाता था। ही प्रोबेबली एट इन द कंपनी ऑफ मेनी अदर्स। बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के खाता था, जो है इनर कोर्टयार्ड में खाना खाया जाता था। ये लिखा है ना, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। यू विल नोटिस फ्रॉम द प्लान दैट द पैलेस हैड ओनली वन एंट्रेंस। ये देखो, ही प्रोबेबली एट इन द कंपनी ऑफ मेनी अदर्स इन और अराउंड कोर्टयार्ड। यहाँ पे बैठ के जो है राजा जी खाया करते थे बहुत सारे लोगों के साथ में, ठीक है। एक ही एंट्रेंस है, ये भी हमने पढ़ लिया है। द किंग वुड हैव रिसीव्ड फॉरेन डिग्निटरीज अपने रूम के अंदर, ठीक है, विद अ वॉल पेंटिंग। द पैलेस वाज अ स्प्रॉलिंग स्ट्रक्चर विद 260 रूम्स एंड कवर्ड एन एरिया ऑफ 2.4 हेक्टेयर्स। तो 260 कमरे थे किंग जिमरिम के इस जो है पूरे महल के, और इतने सारे उनके वो थे, क्या थे, एरिया क्या था, 2.4 हेक्टेयर्स का था, ठीक है। पेंटिंग है ये वॉल पे जो इस पैलेस के अंदर बनी हुई थी। और सीरिया के जो किंग थे वो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे के पूरे महल को देखने के लिए आए थे। तो इसके बाद में एनसीईआरटी का तो गाइस अब एक भी वर्ड नहीं बचा है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है गाइस। आपका ये पूरा चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब अगर आप एक बार एनसीईआरटी उठा के पढ़ोगे तो शायद ही आपको किसी भी लाइन के अंदर दिक्कत आएगी, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्ड को मैं आपको समझा चुकी हूँ। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक यहाँ आई टैब में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और 11th की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दिया जहाँ बाकी के चैप्टर्स आ जाएंगे। नाउ इफ यू वांट मी टू मेक द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। इंस्टा पे भी कुछ क्वेश्चन अपलोड करूंगी, बट इफ यू वांट कि मैं एक्सप्लेन करूँ, क्वेश्चन को समझाऊं और इंपॉर्टेंट बताऊं, तो जल्दी से मुझे बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर यस यू वांट द क्वेश्चंस। फिर हम क्वेश्चन आंसर्स के भी एक डिसाइड कर लेंगे डेट और डे, जहां पे हम क्वेश्चन आंसर्स का टाइम रख लेंगे हफ्ते का, एक दिन आके या 2 हफ्ते में एक बार आगे हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की भी क्लास रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।